अच्छा, जो एमसीक्यूज मैंने कहा आपके रह गए थे या एक दो कुछ इवेंट्स थे इंपॉर्टेंट जो हमारे से स्किप हो गए। उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम चलेंगे 1951 के अंदर। वो है हमारे पास क्या 1951 का इवेंट जिसको कहते हैं रावलपिंडी साजिश केस। उसे क्या कहते हैं 1951 में एक होता है, उसे कहते हैं रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस। रावलपिंडी साजिश केस इसको कहा जाता है और इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि रावलपिंडी साजिश केस कब हुआ था। अब इसका बैकग्राउंड क्या था कि रावलपिंडी साजिश केस में अगर हम देखें तो उस वक्त जो सा है कुछ लोग थे जिनमें एक नाम आता है फैज अहमद फैज अहमद फैज का, और एक और थे उनका नाम था जनरल अकबर। उनका क्या नाम था? जनरल अकबर। जो पाकिस्तान की जंग हुई थी 1948 के अंदर कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ, उसमें ये जनरल अकबर जो उनसे यही पाकिस्तान की आर्मी को लीड कर रहे थे, जनरल अकबर। तो ये जनरल अकबर थे, फैज अहमद फैज थे, कुछ लोग थे। इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने हुकूमत को हटाने का मंसूबा बनाया था उस वक्त 1951 में, और पिंडी के अंदर ये बना था, तो इस वजह से इसे रावलपिंडी साजिश केस कहा जाता है। फिर इन सब के ऊपर मुकदमे भी हुए, और जो हमारे पाकिस्तान के एक वजीर आजम रहे हैं हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो बाय प्रोफेशन लॉयर थे। वो क्या थे? लॉयर थे। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने रावलपिंडी साजिश केस जो है वो लड़ा था फैज अहमद फैज की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से। तो ये आपने याद रखना है, इसके हवाले से सवाल पूछे जाते हैं कि रावलपिंडी केस क्या था, साजिश केस। तो फैज अहमद फैज, जनरल अकबर, ये मेन लोग थे इसमें। और इनका केस किसने लड़ा था? हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो है उन्होंने इनका केस लड़ा था। और फैज अहमद फैज के हवाले से दो तीन चीजें चले, उनका जिक्र हुआ ही है। तो इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक सियालकोट से है। ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि इलामा इकबाल के अलावा कौन से ऐसे शायर हैं जिनका ताल्लुक सियालकोट से है? तो फैज अहमद फैज का ताल्लुक सियालकोट से है। इनको 1962 के अंदर इनको 1962 के अंदर लेनिन अवार्ड मिला था। इनको क्या मिला था? लेनिन अवार्ड मिला था। कि कब मिला था? 1962 के अंदर। लेनिन अवार्ड क्या है? जो आपका क्या कहते हैं, सोवियत यूनियन है, उनका एक लीडर है व्लादिमीर लेनिन, उसके नाम के ऊपर 1925 के अंदर लेनिन अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे? 1925 के अंदर मिलना स्टार्ट हुआ था। जैसे पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, उसी तरह आर्ट के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर, डिफरेंट कैटेगरीज में ये मिलता है लेनिन अवार्ड। तो ये जो सा है लिटरेचर के ऊपर क्या कहते हैं, फैज अहमद फैज को 1962 के अंदर जो सा है मिला। उसके बाद फैज अहमद फैज की जब डेथ हुई, इनकी डेथ कब है? इनकी डेथ है 1984 के अंदर इनकी डेथ हुई है। तो इनकी डेथ के बाद भी इनको एक दफा 1984 के अंदर अगेन ये नॉमिनेट भी हुए थे। तो दो दफा नॉमिनेट हुए हैं और एक दफा इन्होंने अवार्ड जीता है। एक दफा 1962 में नॉमिनेट हुए और अवार्ड जीता, लेकिन 1984 में जब उनकी डेथ हुई है, उसी के अराउंड जो है उनसे पहले या उसके बाद 1984 में भी एक दफा लेनिन अवार्ड के लिए ये नॉमिनेट हुए थे। और दूसरा सवाल जो लेनिन अवार्ड के हवाले से पूछा जाता है वो ये है कि लेनिन अवार्ड सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी ये नहीं है, क्या कहते हैं, फैज अहमद फैज जिनको लेनिन अवार्ड मिला है, बल्कि 1988 के अंदर अब्दुल सत्तार ईदी साहब को भी लेनिन अवार्ड मिला है ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए। ईदी साहब जो उनसे हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब, उनको भी 1988 के अंदर ये जो लेनिन अवार्ड है ये क्या है, वो मिल चुका है। तो पाकिस्तान की तरफ से कितने लोगों को अभी तक लेनिन अवार्ड मिल चुका है? 2 लोगों को मिल चुका है। किसको? सबसे पहले मिला 1962 के अंदर फैज अहमद फैज, जो के शायर थे, सियालकोट से उनका ताल्लुक था, और रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर भी उनका नाम आता है। और दूसरी दफा जो अवार्ड मिला वो 1988 के अंदर किसको मिला? अब्दुल सत्तार ईदी साहब को मिला था। अच्छा जी, ये तो एक चीज थी जो हमारे से स्किप हुई थी। बाकी सिर्फ वन लाइनर हैं, वो आप याद रख लें। दो चीजें भुट्टो साहब के दौर के अंदर हैं। दो चीजें क्या हैं भुट्टो साहब के दौर के अंदर? वो क्या है? एक है, उसको कहते हैं कैनप। उसका क्या नाम है? कैनप। कैनप जो है ये 1972 में बना, पाकिस्तान ने बनाया, और ये कनाडा की मदद से पाकिस्तान में बनाया गया। तो कैनप क्या है? कैनप है आपका कराची, के ए से कराची, एन यू से न्यूक्लियर, पीपी से पावर प्लांट। पावर प्लांट पाकिस्तान का ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसके दौर में बना? तो ये क्या है? भुट्टो, जुल्फी भुट्टो साहब के दौर में। जुल्फी भुट्टो, ये भी रिसेंटली भी पूछा गया था। तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान में पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे कैनप कहा जाता है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो 1972 के अंदर लगा। और तीसरा सवाल इसके रिलेटेड पूछा जाता है कि किसकी मदद से लगा था? तो वो कनाडा मुल्क था जिसने कैनप न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान में लगाने में मदद की थी। फिर इसी के साथ ही पाकिस्तान स्टील मिल्स, तो पाकिस्तान स्टील मिल्स भी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में 1973 में लगी, और इसमें पाकिस्तान की किसने मदद की थी? रशिया ने।
पाकिस्तान की स्टील मिल्स लगाने में किसने मदद की थी? रशिया में। और ये भी जुल्फिकार अली भुट्टो का ही दौर है। और ये भी सवाल जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि स्टील मिल्स किसके दौर के अंदर पाकिस्तान में लगी थी? तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनके दौर के अंदर स्टील मिल्स पाकिस्तान के अंदर लगी थी। और लास्ट सवाल वो है 1984 का। उस वक्त क्या हुआ था? बैन स्टूडेंट यूनियन। जो स्टूडेंट यूनियन है वो पाकिस्तान के अंदर कब बैन हुई? 1984 में। और वो दौर किसका है? वो मर्द मोमिन ज़ियाउल हक साहब का दौर है। ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो स्टूडेंट यूनियंस थी उनको बैन कर दिया गया। जो यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपकी यूनियंस होती हैं स्टूडेंट्स की, तो उनको बैन किया गया। कब किया गया? 1984 के अंदर बैन किया गया। और जिया साहब के दौर में इसको बैन कर दिया गया। फिर आई थिंक 1991 के अंदर बीबी के दौर के अंदर इनको थोड़ी देर के लिए बहाल किया गया था, लेकिन बाद में जोन साहब फिर ये बैन ही रही। लेकिन इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में 1984 में इसको बैन कर दिया गया। अब हम चलते हैं मुशर्रफ साहब की तरफ, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो कल हमने देखा था कि क्या इवेंट्स हुए। कारगिल हुआ, उसके बाद श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो 111 ब्रिगेड मुतहर्रिक हुई और उसने क्या किया? उसने मार्शल लॉ लगा दिया, मुल्क में कू हो गया। यहाँ साथ एक और लिख लें, सवाल वैसे कभी पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है कि जब कारगिल की जंग हो रही थी उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो कौन थे? बिल क्लिंटन। कारगिल की जंग के वक्त बिल क्लिंटन साहब जो से हैं, बिल क्लिंटन साहब, बिल क्लिंटन साहब, ये कौन थे? बिल क्लिंटन साहब कारगिल की जंग के दौरान ये अमेरिकी प्रेसिडेंट है। ठीक है, कारगिल की जंग के दौरान, कारगिल की जो जंग थी 1999 में, उस वक्त कौन थे? आपके बिल क्लिंटन। और साथ ये भी लिख लें, बिल क्लिंटन कारगिल की जंग में भी बिल क्लिंटन अमेरिका के सदर थे। और जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए जो कि हमने कल देखे थे, उस वक्त भी बिल क्लिंटन ही अमेरिका के क्या थे? सदर थे। ये हम यूएस हिस्ट्री के अंदर देख चुके हैं, लेकिन साथ यहाँ आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों को ये याद रहे। बिल क्लिंटन कि एटॉमिक धमाके जब हुए 28 मई यौम तकबीर, उस वक्त भी बिल क्लिंटन अमेरिका का सदर था। और कारगिल की जंग के दौरान भी अमेरिका का सदर कौन था? बिल क्लिंटन। अब मुशर्रफ साहब जो से हैं, 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। अब यहाँ क्या होता है? मुशर्रफ सबसे पहले जब आते हैं, मुशर्रफ साहब जब सबसे पहले आते हैं तो 16 नवंबर 1999 को नैब बनाते हैं। सबसे पहले वो क्या बनाते हैं? नैब। नैब कब बनी? 1999 को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो किसने बनाया? मुशर्रफ साहब ने बनाया। 16 नवंबर 1999 को मुशर्रफ साहब सबसे पहले आके क्या करते हैं? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाते हैं। और उनका जो पहला चेयरमैन होता है उसका नाम होता है लेफ्टिनेंट जनरल, वो एक जनरल होते हैं, उनका नाम होता है मोहम्मद अमजद। फर्स्ट चेयरमैन का क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद। ये नैब के पहले चेयरमैन होते हैं, फर्स्ट चेयरमैन मोहम्मद अमजद साहब। ठीक हो गया। और अभी करंट तो आपको पता है वो रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब जो से हैं, जावेद साहब जो से हैं, जावेद इकबाल साहब, वो कौन है? अभी करंट जो से हैं वो नैब के चेयरमैन है, जावेद इकबाल साहब। तो पहले कौन थे 99 के अंदर जब मुशर्रफ साहब ने, और नैब किसने बनाई? मुशर्रफ साहब ने बनाई। मार्शल लॉ लगाने के बाद फर्स्ट उसके चेयरमैन कौन थे? मोहम्मद अमजद साहब। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ साहब क्या हुआ? मुशर्रफ साहब आ गए। और हमने क्या देखा था? नवाज शरीफ साहब को अटक किला के अंदर बंद कर दिया। अटक किले के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर क्या होता है? फिर आपके पास ये होगा कि 2000, जो 2000 का आपका साल है, उसके अंदर ये होगा कि सबसे पहले अब जब आइन तो खत्म हो गया और पार्लियामेंट भी खत्म हो गई, एमपी एमएनएस भी नहीं है कोई, तो हुकूमत किस तरह चलेगी? तो हुकूमत जिस तरह चलेगी तो मुशर्रफ साहब क्या करते हैं? 2001 के अंदर, अगस्त 2001 के अंदर वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट ले आते हैं। लोकल गवर्नमेंट एक्ट ले आते हैं कब? 2001 के अंदर। ये अभी रिसेंटली सवाल इसके बारे में पूछा गया था, तो उसमें 2000 की ऑप्शन थी, 2001 की और 2002 की। तो काफी सारे स्टूडेंट्स कहते थे 2002। तो 2002 के अंदर लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी। 2002 के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाया था मुशर्रफ, जिसके तहत नाजिम, नाइब नाजिम, क्या कहते हैं, जिले लेवल पर, तहसील लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर, ये सारे मुशर्रफ जो है उसका लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पाकिस्तान में आए थे। और वो कब आया था? वो 2001 में आया था। लेकिन फिर उसमें 2002 के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो आपने 2001 का ही बताना है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो मुशर्रफ साहब कब लेके आए थे? वो 2001 के अंदर जो है वो लेकर आए थे। और ये क्या था? एक्ट है। पहले इसे एक्ट कह दो, ऑर्डिनेंस कह दो, ज्यादा क्या था? ये ऑर्डिनेंस था, क्योंकि उस वक्त क्या था? मुशर्रफ साहब इसको एक्ट से अच्छा क्या ऑर्डिनेंस ही कहो, ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस। पहले जब लाए थे वो ऑर्डिनेंस था, फिर बाद में 13वीं तरमीम होगी तो उसके बाद इसको एक्ट का दर्जा दे दिया गया। तो ऑर्डिनेंस थे क्योंकि मुशर्रफ साहब। अच्छा, फिर अब यहाँ क्या हुआ? अब अभी आप देखो 2001 की बात कर रहा हूं, 2000 की बात कर रहे हैं हमने, 2001 की भी आगे बात करनी है।
इस दौर में अभी जो प्रेसिडेंट है वो रफीक तारड़ साहब ही हैं। यहाँ याद रखना, जब रफीक तारड़ साहब चेंज होंगे मैं बताऊंगा। अभी क्या है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, कंट्रोल किसके पास है, मुशर्रफ साहब के पास, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बने। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अभी यहाँ कौन है, रफीक तारड़ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही, ठीक हो गया। उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब ने फिर 2000 के अंदर, दिसंबर के अंदर ही 2000 के अंदर नवाज शरीफ को क्या कहते हैं रिलीज किया और वो सऊदी अरेबिया चले गए। ये डेट ये कब है, 10 दिसंबर आई थिंक, हाँ 10 दिसंबर 2000 को नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको रिलीज किया और वो कहाँ चले गए, रिलीज्ड, एंड वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। नवाज शरीफ साहब कहाँ चले गए, सऊदी अरेबिया जो है नवाज शरीफ साहब चले गए। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ चले गए, सऊदी अरेबिया चले गए। और इन्होंने पीछे जो है 2001 के अंदर अपना लोकल गवर्नमेंट एक्ट ले आए और उसके बाद जो है उन्होंने कहा अब मेरा माहौल जो है बिल्कुल ठीक है, अब मैं यहाँ हुकूमत जो है वो कर सकता हूँ किसी भी तरह से। अब यहाँ क्या होगा, अब एक तो बल्कि यहाँ 2000 के हवाले से ये एक चीज लिख लो, फिर हम पॉलिटिक्स के ऊपर जाते हैं कि एक आपका इदारा है उसको कहते हैं नादरा। ये मार्च 2000 के अंदर आपका एक इदारा बनता है, उसे कहते हैं नादरा, NADRA, नादरा। नादरा का क्या मतलब है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा का क्या मतलब है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। ये कब बनी थी, ये मुशर्रफ के दौर में मार्च 2000 के अंदर बनी थी। अब आप कहेंगे उससे पहले क्या हिसाब किताब था, तो उससे पहले ये हिसाब किताब था कि हमारे शनाख्ती कार्ड तो इशू हो रहे थे। पहला शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का कब इशू हुआ था, 1973 के अंदर फर्स्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो सा है वो इशू हुआ था। आइडेंटिटी कार्ड का पाकिस्तान का इशू हुआ था 1973 में। किसको हुआ था, जुल्फी भुट्टो साहब को, जुल्फी भुट्टो साहब को पहला शनाख्ती कार्ड जो सा है वो 1973 में इशू हुआ था। उसके बाद जो सा है नेशनल जो नादरा बन गया आपका, ठीक है, नादरा बन गया। और नादरा जो सा है इसने सारे जो सा है ये आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, आपकी डेट ऑफ, आपके जो बर्थ सर्टिफिकेट, आपके बाकी सारी चीजें, इनका जो सा कंट्रोल ले लिया। और पाकिस्तान में पहला जो कंप्यूटराइज्ड, जिसे हम NIC क्या होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्या है, NIC। तो अब आपका क्या चल रहा है, CNIC, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। और ये पहली दफा 2012 में जो सा है कंप्यूटराइज्ड जो सा है ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था। CNIC जो कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है ये कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका 2012 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। और साथ यहाँ नादरा का चेयरमैन का अगर अभी आपने किसी ने नाम नहीं पता किसी को तो लिख लें, अभी करंट जो सा है तारिक मलिक साहब जो हैं, तारिक मलिक साहब जो से हैं ये नादरा के क्या हैं, ये नादरा के अभी करंट जो से चेयरमैन चल रहे हैं, तारिक मलिक साहब। तो तारिक मलिक साहब अभी नादरा के चेयरमैन है। और ये नादरा का जो इदारा है कब बना था, 2000 के अंदर ये बना था। और पहला जो शनाख्ती कार्ड है अगर हम तारीख में देखें तो 73 के अंदर भुट्टो साहब को जो है वो इशू किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अब हमारे पास जरा थोड़ी सी पॉलिटिक्स के ऊपर आए, और उसके बाद अगर हम थोड़ी सी पॉलिटिक्स के ऊपर आए, एक सेकंड जरा। अच्छा, अगर हम आगे पॉलिटिक्स के ऊपर आए तो अब मुशर्रफ साहब जो है पाकिस्तान के करता धरता हैं। अब क्या है, मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के करता धरता हैं। और इसमें अब क्या होगा आपके पास कि 2001 के अंदर मुशर्रफ साहब जो उनसे हैं वो रफीक तारड़ साहब को कहेंगे कि भाई साहब आप अब घर जाओ और मुझे जो सा है क्या करने दो, मुझे यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत करने दो। अब 2001 के अंदर क्या इवेंट्स होंगे, 2001 के अंदर एक तो हमने पहले देखा कि लोकल गवर्नमेंट का एक्ट आ गया, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट आ गया अगस्त 2001 के अंदर। उसके बाद हमारे पास 2001 के अंदर और एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया के अंदर, दिसंबर 2001 के अंदर पार्लियामेंट का अटैक होता है। उनकी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट अटैक ऑन इंडिया, पार्लियामेंट अटैक कहाँ होता है, इन इंडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। तो बस आपको अगर मंथ याद ना भी रहे, आपने ईयर याद रखना है कि 2001 के अंदर इंडिया के अंदर क्या था, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ। इसी वक्त क्या हुआ था, अब पाकिस्तान के अंदर ये साल 2001 इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान के सदर थे रफीक तारड़ साहब, उनको मुशर्रफ साहब ने कहा भाई आप घर जाओ, आपको क्या कहो घर जाओ। और मुशर्रफ साहब ने 20 जून 2001 को
मुशर्रफ साहब जो से हैं वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन गए। उन्होंने प्रेसिडेंट की ओथ उठा लिया, किसने, मुशर्रफ साहब ने, और रफीक तारड़ साहब को कहा कि आप जो से अब घर जा सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब ने ओथ एज अ प्रेसिडेंट कब उठाया, मुशर्रफ साहब ने 20 जून 2001 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। उससे पहले क्या थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आर्मी चीफ थे, लेकिन प्रेसिडेंट कौन था, रफीक तारड़ था। तो 20 जून को, जून के अंदर उन्होंने कहा तारड़ साहब को कि अब आप घर जाएं और मुझे जो सा प्रेसिडेंटशिप जो सी है वो संभालने दें। तो मुशर्रफ साहब जो से हैं वो प्रेसिडेंट बन गए। और प्रेसिडेंट बनने के बाद, और ये प्रेसिडेंट बनने की वजह क्या थी, प्रेसिडेंट बनने की वजह ये थी कि उन्होंने इंडिया जाना था, वहां समिट के अंदर खिताब करना था। तो वहां जो सा है वो वर्दी के साथ नहीं जा सकते थे, तो उन्हें अमेरिका का भी प्रेशर था कि आप जो सा है प्रेसिडेंट बने, एक सिविलियन बंदे के तौर पर जाएं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं एज अ प्रेसिडेंट जाऊंगा ताकि मुझे हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिले। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, रफीक तारड़ जून के अंदर ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया था ना, जून में चले गए थे। अच्छा, उसके बाद जो सा है क्या हुआ, उसके बाद ये क्या हुआ कि जुलाई के अंदर, जुलाई 2001 के अंदर आगरा समिट हुआ, जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बने। आगरा समिट, आगरा आपको पता है इंडिया की में जगह है, तो आगरा समिट के अंदर मुशर्रफ साहब गए थे। और आगरा समिट किस किस के दरमियान हुआ था, मुशर्रफ प्लस, एक साइड पे कौन था, मुशर्रफ था, दूसरी साइड पे वही वाजपेयी साहब थे, वाजपेयी साहब जो कि यहाँ लाहौर लाहौर भी आए थे, ठीक है, जो यहाँ क्या आए थे, लाहौर भी आए थे। तो ये वही मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब थे। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, 2001 के अंदर आगरा समिट हुआ। क्या हुआ, आगरा समिट हुआ। उसके बाद जो सा है, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, उसके बाद 2001 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट, 2001 का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट खास तौर पे पाकिस्तान में तो नहीं हुआ लेकिन उसने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी, वो है सितंबर 11। वो क्या है, सितंबर 11, जिसको हम क्या कहते हैं, 9/11, इसको क्या कहते हैं, 9/11। तो ये कब हुआ था, 2001 के अंदर हुआ था। तो इसमें क्या था, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या जिनको ट्विन टावर कहते हैं, ट्विन टावर अटैक, ट्विन टावर अटैक जो सा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कहाँ है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यूयॉर्क के अंदर, वहां अटैक हुआ। और जिसके बाद जो सा है, उसके बाद वॉर ऑन टेरर जो सी है स्टार्ट हो गई, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो सी है वो कब स्टार्ट हुई, वॉर ऑन टेरर, वॉर ऑन टेरर कब स्टार्ट हुई, 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हो गई, ठीक है। जिसकी आजकल जो सा है, अगर आप में से कोई खान साहब की तकरीरों को सुनने की हिम्मत रखता है तो उनमें आप बार बार देखोगे वो एक ही चीज रिपीट करते हैं कि जिसमें वॉर ऑन टेरर के बाद पाकिस्तान को धमकी दी गई थी कि आइदर यू आर विद अस और नॉट, कि अगर आप हमारे साथ हो तो ठीक है, वरना फिर हम आपको क्या है पत्थर के जमाने के अंदर भेज देंगे। तो वो ही वॉर ऑन टेरर थी और वो कब स्टार्ट हुई, 9/11 के बाद जो सी है वो स्टार्ट हुई। मुशर्रफ साहब ने यहाँ आगरा समिट में जाना था, ये आगरा समिट, ये जो आगरा समिट है जिसकी वजह से उन्होंने फिर प्रेसिडेंट का ओथ लिया। अच्छा जी, वॉर ऑन टेरर हो गई पाकिस्तान जो सा है, और इसी के बाद ही जो सा है सितंबर के बाद कुछ अरसे बाद जो सा है क्या कहते हैं आपका अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, आई थिंक ये नवंबर है मेरे ख्याल में, नवंबर के अंदर फिर जो सा है अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देती है आपकी क्या कहते हैं अमेरिका की फौज, और पाकिस्तान जो सा फिर उसका इत्तेहादी बन जाता है। ये फिर डिफरेंट वो चीजें हैं, लेकिन आप यहाँ पाकिस्तान के हवाले से यही याद रखें कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, वॉर ऑन टेरर, और उसमें पाकिस्तान जो सा है वो अमेरिका का साथ देता है। इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर और क्या हो रहा था, इसी दौरान पाकिस्तान के अंदर अब ये हो रहा था कि पाकिस्तान के अंदर होना था यहाँ रेफरेंडम। अब पाकिस्तान में क्या होना था, रेफरेंडम। आपको पता है जब भी डिक्टेटर आता है पाकिस्तान में, क्या पूरी कहीं भी वो डिक्टेटर आके क्या करता है, वो डिक्टेटर साहब आके सबसे पहले रेफरेंडम करवाते हैं। वो क्या करवाते हैं, रेफरेंडम करवाते हैं। तो रेफरेंडम जो उनसे है, रेफरेंडम जब करवाया गया तो वो कब करवाया गया, 2002 के अंदर। अब हम 2002 के साल की कुछ बातें करें। अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2002 के अंदर मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम करवाया, और रेफरेंडम वही जो ज़ियाउल हक साहब ने रेफरेंडम करवाया था उसी तरह का रिजल्ट आया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप मुझे 5 साल के लिए प्रेसिडेंट देखना चाहते हो इस मुल्क का, ठीक है, आप मुझे मुल्क का प्रेसिडेंट देखना चाहते हो, करप्शन का खात्मा चाहते हो। और इसमें भी वही धांधली हुई, और इसमें भी 97.97% लोगों ने कहा यस जी सर, आप जिस तरह चाहें हुकूमत कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं। और इस रेफरेंडम का ओपोजिशन ने क्या किया था, इस रेफरेंडम का ओपोजिशन ने बाइकआउट किया था, ओपोजिशन ने इस रेफरेंडम का क्या किया था, बाइकआउट किया था। तो मुशर्रफ साहब ने रेफरेंडम करवा लिया, उन्होंने कहा लोगों को मुझे इख्तियार मिल गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या कहते हैं इलेक्शन वगैरह करवाऊंगा ताकि थोड़ा सा जो सा माहौल वो ठीक हो सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब हम करवाएंगे इलेक्शन, और इलेक्शन जो सा है
और यहाँ जब मुशर्रफ का बाइकआउट किया तो वो जो अलायंस बना था उसको कहते हैं ARD, अलायंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ARD जैसे MRD बनी थी किसके खिलाफ, जियाउल हक के खिलाफ, मूवमेंट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ARD क्या था, अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसके खिलाफ बना था, अगेंस्ट मुशर्रफ। अलायंस फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जमहूरियत की बहाली के लिए एक अलायंस बना था, ARD कहा जाता है। और ये किसके खिलाफ बना था, मुशर्रफ के खिलाफ। और इसी MRD जो कि जिया के खिलाफ बना था, जिसको बीबी लीड कर रही थी, उसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक हो गया। तो इसमें ARD के मेन लीडर काजी हुसैन अहमद साहब थे उस वक्त, जो कि क्या कहते हैं जमात इस्लामी के लीडर थे, इमरान खान साहब थे। और उसके बाद नून लीग और जो पीपल्स पार्टी थी, इसकी लीडरशिप को तो बाहर भेज दिया गया था। तो यहाँ जो बाकी जो कुछ लीडर थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, ये सारे जो उनसे ARD की क्या कर रहे थे, क्यादत कर रहे थे। तो ये मुशर्रफ के खिलाफ एक अलायंस बना। और मुशर्रफ साहब फिर क्या किया, मुशर्रफ साहब ने कहा कि अब जो है फिर मुल्क में इलेक्शन करवाते हैं। और मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए अगस्त 2002 के अंदर वो LFO ले आए। अब LFO आपको पता लग गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो मुल्क में इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, मुल्क का निजाम चलाना पड़ता है। तो वो किसके तहत चलाया जाएगा, डिक्टेटर क्या करता है, LFO ले आता है, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ले आता है। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ले आए मुशर्रफ साहब 2002 के अंदर। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 अक्टूबर 2002 के अंदर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए मुशर्रफ साहब के अंडर। और वो इलेक्शन किसके तहत हुए, इसी LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत। इसी के तहत क्या है, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए। इस मुल्क के अंदर किसके तहत इलेक्शन हुए, LFO के तहत जो है इस मुल्क के अंदर फिर क्या हुए, इलेक्शन हुए। और वो जब इलेक्शन हुए तो किसी को भी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी को भी वाज़ेह मेजॉरिटी नहीं मिल सकी। और फिर क्या हुआ, फिर एक किंग्स पार्टी बनाई गई जिसे कहते हैं किंग्स पार्टी। तो वो किंग्स पार्टी कौन थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू, कायदे आजम, ठीक है, जिसको कौन हेड कर रहे थे, शुजात हुसैन। इनको कौन हेड कर रहे थे, शुजात हुसैन। तो बंदे तोड़ के ये पार्टी बनाई गई, शुजात हुसैन, पीपल्स पार्टी के बंदे तोड़े गए। और वो कर के एक बंदा जिसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 2002 के इलेक्शन के बाद, उसका क्या नाम था, उसका नाम था मीर जफरुल्लाह जमाली। अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन बना, मीर जफरुल्लाह जमाली। इनका ताल्लुक कहां से था, इनका ताल्लुक बलोचिस्तान से था। जमाली, मीर जफरुल्लाह जमाली साहब जो से हैं, इनका ताल्लुक कहां से था, बलोचिस्तान से इनका ताल्लुक था, मीर जफरुल्लाह जमाली। और इनकी रिसेंटली पिछले साल डेथ भी हो चुकी है। तो मीर जफरुल्लाह जमाली साहब जो से इनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और ये कब से कब तक रहे, ये 2002 से लेकर 2004 तक, 2002 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2002 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। और 2004 के अंदर इनसे इस्तीफा लिया गया। और फिर कोई 57 डेज के करीब शुजात हुसैन साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग काफ बनाई थी, उनको 2004 के अंदर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, सिर्फ 57 डेज के लिए या 60 डेज के लिए, ठीक है। शुजात हुसैन फिर इनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, फिर उनसे इस्तीफा लिया गया। और फिर उसके बाद जो है शौकत अजीज साहब जो है उनको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और वो 2006 शौकत अजीज साहब फिर 2004 से लेकर 07 तक, 2004 से लेकर 2007 तक फिर शौकत अजीज इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे। 2002 में इलेक्शन हुए। 2002 में जब इलेक्शन हुए तो जफरुल्लाह खान साहब, मीर जफरुल्लाह जमाली साहब, बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक था, वो 2 साल के लिए पाकिस्तान के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। वो क्या बने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उनको हटा के शुजात हुसैन को थोड़ी देर के लिए बनाया गया, 50-60 दिन के लिए, 57 डेज के लिए। और उसके बाद एक बाहर से बैंकर थे शौकत अजीज साहब, इनको पाकिस्तान इंपोर्ट किया गया। और 2004 से लेकर 2007 तक शौकत अजीज साहब को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया। वो मैंने आप लोगों को लिस्ट भेजी हुई है, आप लोग साथ, अब इतना काम तो आप लोग कर सकते हो कि आप उसमें लिस्ट साथ साथ बना दो, वरना गिनना मुश्किल नहीं है। आपका 9वें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, भुट्टो साहब थे। 9वें के बाद आगे आप गिन लो, 10वां आपका कौन था, 10वां प्राइम मिनिस्टर आपका क्या कहते हैं, वो जुनेजो साहब थे। फिर बीबी आई 11वीं, 12वां नवाज शरीफ, फिर 13वां बीबी, फिर 14th नवाज शरीफ, 15th आपका कौन हुआ, मीर जफरुल्लाह जमाली, 16th आपका हुआ शुजात हुसैन, 17th आपका क्या हुआ, शौकत अजीज, 18th आपका यूसुफ रज़ा गिलानी, 19th आपका राजा परवेज अशरफ, 20th आपका नवाज शरीफ, फिर 21 आपका क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ये
क्या नाम है इसका जो आया था, शाहिद खान अब्बासी, 22 आपका खान साहब और 23 अभी आपका शहबाज शरीफ। तो इस तरह जो सा आप इनको अगर भूल भी जाएं तो आप लोग इनको फिंगर टिप्स पे अपना याद रख सकते हैं। तो शौकत अजीज फिर क्या बने, ये शौकत अजीज मुझे भूल गया मैंने, जो मैंने लिखा, शौकत अजीज कितने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बने, 17th बने ना, हाँ 17th, 17वां पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज 17th ही बने। अगर हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं तो 17th प्राइम मिनिस्टर हैं शौकत अजीज पाकिस्तान के। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 2002 के अंदर ये चीजें चल रही थी। इसी दौरान एक डिपार्टमेंट जो कि आपका जो सा क्या कहते हैं उसको सारी ओवरऑल चीजों को देखता है, 2002 के अंदर आपका डिपार्टमेंट बनता है हायर एजुकेशन कमीशन का, एचईसी का एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका कब बनता है, 2002 के अंदर, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और अभी करंट एचईसी के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है तारिक बेनोरी, इनका क्या नाम है, तारिक बेनोरी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज में बहुत रहे हैं। इनको लास्ट गवर्नमेंट ने हटा दिया था, पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और फिर अदालत ने इन्होंने इनको बहाल किया, तारिक बेनोरी साहब को। तो ये किसके चेयरमैन है, हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन है, जो कि 2002 के अंदर मुशर्रफ के दौर के अंदर बनी थी। ठीक हो गया। उसके बाद अब क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास अब 2004 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है क्या कहते हैं, अगर आपने एग्जैक्ट लिखना है तो 26 जून 2004 के अंदर मीर जफरुल्लाह जमाली से रिजाइन ले लिया गया। 26 जून को 2004 को जफरुल्लाह जमाली ने रिजाइन कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो उसके बाद फिर मैंने बताया कुछ देर के लिए आपके पास कौन आएंगे, क्या कहते हैं, शुजात हुसैन, और फिर शौकत अजीज साहब आ जाएंगे। फिर 2004 के अंदर हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके बारे में मुशर्रफ के दौर में पूछा जाता है, बल्कि वो 2005 का इवेंट है। तो 2005 का वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है 8 अक्टूबर 2005। तो 8 अक्टूबर 2005 में क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर जलजला आया, अर्थक्वेक, ये भी पूछा जाता है, अर्थक्वेक। पाकिस्तान में जलजला कब आया था, 8 अक्टूबर 2005। और इसी वजह से 8 अक्टूबर जो है उसको नेशनल डिजास्टर डे के तौर पर भी मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के अंदर एक बहुत शिद्दत का जलजला आया था, 7.5 से ऊपर उसकी शिद्दत थी, और उसने बहुत ज्यादा जो है खास तौर पे इस्लामाबाद, ये इधर आपका कश्मीर वाली साइड पे, आजाद जम्मू कश्मीर और एबटाबाद, इन सारे एरियाज में बहुत ज्यादा तबाही जो है वो इस जलजले की वजह से हुई थी। उसके बाद जो सा है अगर हम बात करें तो मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ही हमारे पास, आप एक याद रख लो, 2006 के अंदर, आई थिंक 2006 के अंदर पाकिस्तान की पहली गवर्नर बनी थी स्टेट बैंक की, उनका नाम है शमशाद अख्तर। उनका क्या नाम है, शमशाद अख्तर साहिबा जो सी हैं, ये फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक की पहली जो सी है ये औरत जो सी है वो गवर्नर बनी थी मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, जिनका क्या नाम था, शमशाद अख्तर। और ये 2006 के अंदर जो सी है ये क्या बनी थी, 2006 के अंदर ये पहली पाकिस्तान की गवर्नर की स्टेट बैंक की गवर्नर बनी थी। ठीक हो गया। अभी कौन है, अभी रजा बाकर साहब जो से हैं, जिनका जून में शायद चेंज हो जाएंगे, तो जून के अंदर उनकी मुद्दत खत्म हो रही है, तो वो उनका क्या नाम है, रजा बाकर साहब, क्या नाम है, रजा बाकर। लेकिन पाकिस्तान की पहली फीमेल जो सी हैं वो विमेन जो सी हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक कौन है, उनका नाम है शमशाद अख्तर। उसके बाद 2006 के अंदर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो अब मुशर्रफ कौन है, पर मुशर्रफ साहब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, मुशर्रफ साहब भी पाकिस्तान के सदर हैं, शौकत अजीज साहब 2006 के अंदर पाकिस्तान के क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और अपोजिशन का कोई पता नहीं है। अपोजिशन जो सी है, नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरेबिया बैठे हैं, बीबी बेनजीर भुट्टो साहिबा लंदन बैठी हैं। इसी वक्त क्या होता है, 14 मई 2006 के अंदर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होता है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। इसके हवाले से सवाल पूछा जाता है कि कब हुआ, ये रियाज होना चाहिए, कहां हुआ, लंदन के अंदर हुआ। किस किस के दरमियान हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ लंदन के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 1990 के जमाने के अंदर हमने साजिशें करके एक दूसरे की गवर्नमेंट्स गिराई थी, अब हम जो से अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे और जमहूरियत के लिए हम मिलजुल कर क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, जमहूरियत के लिए मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। और ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था जो कि 2006 के अंदर
पाकिस्तान की 2 अपोजिशन पार्टीज ने मिलकर साइन किया, बीबी और नवाज शरीफ साहब। और इसी के बाद जो सा है 2006 के अंदर एक और भी इवेंट हुआ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ही, वो है 26 अगस्त 2006 के अंदर बुगटी साहब, नवाब अकबर बुगटी जो थे बलूचिस्तान के, अकबर बुगटी, उनको मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन करके मार दिया। नवाब अकबर बुगटी साहब जो से उनको क्या कर दिया गया, उनको किल्ड, उनको मार दिया गया। उनको क्या किया गया, उनको मार दिया गया। और ये किसने किया, ये मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन किया। और ये नवाब अकबर बुगटी साहब जो से हैं, ये बलूचिस्तान के गवर्नर भी रहे हैं, 4th गवर्नर रहे हैं, चौथे गवर्नर, ये बलूचिस्तान के 4th गवर्नर भी रहे हैं नवाब अकबर बुगटी साहब। ठीक हो गया। नवाब अकबर बुगटी साहब जो से हैं वो क्या हैं, वो बलूचिस्तान के 4th गवर्नर रहे हैं। और बलूचिस्तान हमने देखा था शायद कि बलूचिस्तान जो सा है ये क्या था, पहले कलात की रियासत थी। और 1970 के अंदर बलूचिस्तान सूबा बना था। 1970 के अंदर क्या बना था, बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस बना था। 1970 के अंदर बलूचिस्तान क्या था, पाकिस्तान का प्रोविंस बना था। और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, उनका नाम था अताउल्ला मेंगल। उनका क्या नाम था, अताउल्ला मेंगल। अताउल्ला मेंगल साहब इसके पहले गवर्नर बने थे। और 4th गवर्नर कौन थे, 4th गवर्नर थे अकबर बुगटी साहब, जिनके बारे में पूछा जाता है। अकबर बुगटी साहब 4th गवर्नर थे। और इनको किसने मारा, मुशर्रफ साहब ने ऑपरेशन करके क्या कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर डेरा बुगटी इन्हीं के, क्योंकि ये ट्राइब है डेरा बुगटी, तो डेरा बुगटी के अंदर जो सा है इन्होंने इसको क्या किया था, मारा था। और इन्हीं के आगे मेरे ख्याल में पोता है या बेटा है, मेरे ख्याल में पोता है, शाहजैन बुगटी, बल्कि पोता है शायद, हाँ पोता है या बेटा है, कंफर्म नहीं है। शाहजैन बुगटी जिसने अभी जो सा है क्या है, जिसने अभी हल्फ भी उठाया है एज अ वफाकी वजीर नारकोटिक्स का, शाहजैन बुगटी। ठीक है, तो वो शाहजैन बुगटी साहब जो से हैं वो इसका या पोता है अकबर बुगटी का, या बेटा है। और उसने अभी वफाकी वजीर के तौर पे नारकोटिक्स जो होती हैं आपकी ड्रग्स की जो क्या कहते हैं वजारत है, उसको संभाला है शाहजैन बुगटी का। और वो अकबर बुगटी साहब के यहाँ पे बेटे हैं या पोते होंगे, तो ये आप लोग जो सा देख लीजिएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक वो क्या है, इनके पोते हैं, बल्कि बेटे ही होंगे, पोते नहीं हो सकते इतने वैसे। अच्छा चलो, अच्छा बुगटी साहब जो से हैं 2006 के अंदर बुगटी साहब की क्या हुई, बुगटी साहब की जो सी ऑपरेशन के साथ इनकी डेथ हो गई। इनकी क्या, इनको मार दिया गया बुगटी साहब को, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में काफी हालात खराब हुए। इसी दौरान जो सा है मुशर्रफ साहब ने एक और वाकया किया, और वो वाकया ये था, अताउल्ला मेंगल बलूचिस्तान के पहले गवर्नर थे। अताउल्ला मेंगल बलूचिस्तान के पहले गवर्नर थे। और चौथे गवर्नर जो से हैं ये अकबर बुगटी साहब थे। इसी दौरान जुलाई के अंदर 2007 के अंदर, इसी दौरान जुलाई, अच्छा हाँ तलाल अकबर का बेटा है, ठीक हो गया, हाँ पोता, मुझे भी लग रहा था पोता होगा, चलो पोता है जी, ये कंफर्म हो गया कि पोता है अकबर बुगटी साहब का, शाहजैन बुगटी, जो कि वफाकी वजीर बना। तो जुलाई 2001 लिख दिया। जुलाई 2007 के अंदर क्या होता है, लाल मस्जिद का वाकया होता है, लाल मॉस्क इंसिडेंट। उसमें क्या होता है, उसमें 2 भाई हैं, अब्दुल रशीद गाजी और अब्दुल अजीज। वो दोनों जो से हैं वहाँ के तुलबा मिल के जो सा है उनके साथ जो सा मसला मसाइल होता है। चीनी वहाँ जो काम कर रहे होते हैं उनको अगवा किया जाता है। निफाज शरीयत की बात करते हैं दोनों भाई साहब, अब्दुल रशीद गाजी और अब्दुल अजीज साहब। और उसके बाद वहाँ मुशर्रफ साहब फिर क्या करते हैं, उसका घेराव करते हैं, कहते हैं यहाँ दहशतगर्द हैं, यहाँ क्या कहते हैं असला है। और उसके बाद ये जुलाई के अंदर जो सा है, ये 3 जुलाई को ऑपरेशन स्टार्ट होता है और 11 जुलाई तक, 3 जुलाई को ऑपरेशन स्टार्ट होता है, 11 जुलाई तक ये ऑपरेशन चलता है। ये क्या चलता है, ऑपरेशन चलता है। और उसके बाद जो सा है फिर क्या होता है, उसके बाद लाल मस्जिद के अंदर जो अब्दुल रशीद गाजी हैं उनको मार दिया जाता है। और अब्दुल अजीज साहब जो से हैं, मौलवी अब्दुल अजीज साहब, जो कि बुरका पहनकर भागते हुए फरार होने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। और आजकल दोबारा वो लाल मस्जिद के खतीब हैं। तो ये जो सा है, ये लाल मस्जिद का वाकया था मुशर्रफ के दौर के अंदर, एक बहुत बड़ा इवेंट था लाल मस्जिद का। तो ये कब हुआ, ये जुलाई 2007 के अंदर जो सा लाल मस्जिद का वाकया होता है। अच्छा जी, लाल मस्जिद के वाकये के बाद यहाँ क्या होता है, लाल मस्जिद के वाकये के बाद आजकल एक जो क्या कहते हैं, बल्कि इससे पहले ही होता है वैसे वाकया, वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बस ये याद रखो कि 2007 मार्च के अंदर जो पाकिस्तान के एक जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उनको डिसमिस कर दिया था मुशर्रफ ने। उनको क्या कर दिया था, डिसमिस्ड कर दिया था मार्च 2007 के अंदर इफ्तिखार चौधरी को मुशर्रफ साहब ने। और उसके बाद जो उनकी लॉयर्स मूवमेंट भी मुशर्रफ के खिलाफ चली और वो 2007 में ही स्टार्ट हो गई थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने लॉयर्स मूव, और इसी के साथ लिख लो 2007 के अंदर क्या हुआ, लॉयर्स मूवमेंट क्यों चली, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था मुशर्रफ साहब ने।
अब मुशर्रफ साहब ने जब इनको डिसमिस किया और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मुशर्रफ साहब ने एक काम किया जो इसके हवाले से आज तक तनकीद की जाती है, और वो तनकीद ये है कि मुशर्रफ साहब ने 5 अक्टूबर 2007 को 5 अक्टूबर 2007 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसको कहते हैं एनआरओ, जिसको क्या कहते हैं एनआरओ, नेशनल रिकंसाइलेशन ऑर्डिनेंस, नेशनल रिकंसाइलेशन कंसाइलेशन ऑर्डिनेंस। अब क्या था इसमें, क्या था कि जितने मुकदमात थे सियासी लोगों के ऊपर उन सबको खत्म कर दिया गया। एनआरओ के तहत जितने मुकदमात थे उनको मुशर्रफ साहब ने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि रिकंसाइल करते हैं, बैठ के बातें करते हैं। तो उन्होंने एनआरओ के तहत जितनी सियासी जमातों के ऊपर जो मुकदमात थे उनको क्या किया, खत्म कर दिया। अब जब एनआरओ उन्होंने जारी किया, लेकिन ये लोग तो हम सब लोगों को ये तो पता है कि मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया, लेकिन जो हमारे लोगों को ये नहीं पता कि मुशर्रफ साहब के एनआरओ के बाद क्या हुआ, वो ये कि 5 अक्टूबर के बाद 12 अक्टूबर 2007 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिया इस एनआरओ को। हमें ये तो बताया जाता है कि मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दे के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि उस एनआरओ का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 12 अक्टूबर को 2007 को आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस एनआरओ को सस्पेंड कर दिया था, उस ऑर्डिनेंस को ही खत्म कर दिया था। तो जब वो ऑर्डिनेंस ही खत्म हो गया तो ना किसी का केस खत्म हुआ, ना ही किसी को क्या कुछ हिसाब किताब मिला। तो ये चीज याद रखिएगा कि एनआरओ दिया था मुशर्रफ साहब ने, लेकिन उसी के बाद ही कुछ दिनों बाद 12 अक्टूबर को अदालतों ने उसे क्या किया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, सस्पेंड कर दिया कि ये ऑर्डिनेंस जो सा ये गैर कानूनी है। ये क्या है, गैर कानूनी है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इसी 2007 के अंदर 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आ गई, और 25 नवंबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी इस मुल्क के अंदर वापस आ गए। अक्टूबर के अंदर 18 अक्टूबर को बेनजीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान वापस आ गई, और 25 नवंबर को नवाज शरीफ साहब भी मुल्क के अंदर वापस आ गए। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ, नवंबर के अंदर एक वाकया हुआ, वो ये हुआ कि जो जज थे, ये जो आपके जज थे, क्या कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब, इन्होंने एक फैसला देना था मुशर्रफ के खिलाफ, और वो ये था कि मुशर्रफ ने एक वादा किया था कि मैं अपनी वर्दी, मुशर्रफ अभी 2007 में क्या है, 2007 के अंदर मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हैं। लेकिन अब मसला ये था, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी कि मुशर्रफ साहब जो उनसे हैं वर्दी के साथ प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, तो आप ये करो, या तो ये वर्दी रखें, या तो आर्मी चीफ रहें, या प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दें। तो उसका फैसला आना था, लेकिन उसका फैसला आने से पहले ही क्या किया, और मुशर्रफ साहब को पता लग चुका था कि मेरे अगेंस्ट फैसला आना है। मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर 2007 को इस मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगा दी, और इमरजेंसी हम देख चुके हैं आर्टिकल 232 के तहत इस मुल्क में लगाई जाती है, प्रेसिडेंट लगाता है। अब 232 के तहत अब एक चीज याद रखो, हम मुशर्रफ के ऊपर क्या हुआ, आर्टिकल 6 का मुकदमा चला था, ये याद रखो। और इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, या आइन की टर्म में उसे हेल्ड इन अबायंस कर दिया जाता है, कि उसे थोड़ी देर नींद में सुला दिया जाता है कि आप जो जरा सो जाएं। हेल्ड इन अबायंस कर दिया मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी के अंदर। अब यहाँ मसला क्या हुआ, मुशर्रफ साहब पे जो मुकदमा चला था वो याद रखिएगा, जिन पे इन पे आर्टिकल 6 लगाया था जस्टिस वकार सेठ साहब ने, उनको जस्टिस वकार सेठ ने मुशर्रफ साहब पे आर्टिकल 6 इस इमरजेंसी के तहत लगा था, आर्टिकल 6 इस इमरजेंसी के तहत लगा था, ठीक है। अब आर्टिकल 6 जो सा है वो किस पे लगा था, इस इमरजेंसी के ऊपर लगा था। आप कहेंगे सर 99 में तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ ही दिया था, बिल्कुल, यहां सिर्फ हेल्ड इन अबायंस किया है तो लग गया है। तो याद रखना 1999 के अंदर मुशर्रफ साहब ने जब क्या कहते हैं मार्शल लॉ लगाया था, उसके बाद बीच में 2003 भी आया था, और 2003 में हम देख चुके हैं कि 17th अमेंडमेंट आ चुकी थी, 17वीं तरमीम आ चुकी थी। और 17वीं तरमीम में एक ऑर्डर ये भी था कि 17वीं तरमीम में एक ऑर्डर ये भी दिया गया होता है कि अभी तक जो भी मार्शल लॉ के दौरान ऑर्डर दिए गए हैं, जो हुआ है उसको क्या है, आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन हासिल है, तो कोई भी अदालत उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। तो मुशर्रफ के खिलाफ अगर कोई पूछे आपसे कि 1999 का जो उन्होंने आइन तोड़ा था उसके खिलाफ
उनके कुछ नहीं हो सका, तो आपने कहना है कि सर 17वीं तरमीम आ चुकी थी और उसमें यह कहा गया था मुशर्रफ साहब ने जो कुछ भी किया है उसको माफ कर दें, उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल है और इसी वजह से मुशर्रफ साहब के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता था। इसीलिए आप देखें कि जो 2001 का क्या कहते हैं लोकल बॉडीज एक्ट है, एचईसी बनी, नादरा बनी, और इसी दौरान एक और चीज याद रखें, 2002 के अंदर पुलिस ऑर्डर भी आया था, आपका पुलिस ऑर्डर भी आया था। पुलिस ऑर्डर एक्ट कब आया था? आपका पुलिस ऑर्डर एक्ट जो था 2002 के अंदर आया था। इन सब को क्या हुआ, आईनी तहफ्फुज हासिल हो गया और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। पुलिस ऑर्डर जो सा है ये भी कब आया था? 2002 में, मुशर्रफ के दौर में आया, ठीक है। लोकल बॉडीज एक्ट वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया। तो 17वीं तरमीम ने क्या किया, मुशर्रफ के जितने पुराने गुनाह थे उसको क्या किया, पार्लियामेंट के थ्रू उसने धो दिया। उसने क्या किया, धो दिया। लेकिन जब उसने इमरजेंसी लगाई तो उसके बाद तो कोई आईनी तरमीम नहीं आई, तो उसकी बुनियाद पे इसके ऊपर आर्टिकल 6 लग गया। और इमरजेंसी जब इसने लगाई तो इसमें क्या होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्ड इन अबायंस कर दिया, सारे इख्तियार इसके पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट को मुअत्तल कर दिया गया, जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको खत्म कर दिया जाता है। तो ये सारा क्या होता है, ये इमरजेंसी के अंडर आता है। और मुशर्रफ साहब ने 2007 के अंदर क्या कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। अब जब इमरजेंसी लगाई, अब क्या हुआ, इमरजेंसी लगाई तो इसी साल के अंदर आपके पास एक सबसे अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ पाकिस्तान का, जिसने बहुत ज्यादा जो सा पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जिससे वो था 27 दिसंबर 2007 का इवेंट। 27 दिसंबर 2007 का इवेंट, और इसमें बीबी को असैसिनेट कर दिया गया। असैसिनेट कर दिया गया बीबी को, और कहां किया गया, वही लियाकत बाग में। कहां किया गया, लियाकत बाग में। लियाकत बाग के अंदर उनको लियाकत बाग में बीबी को क्या किया गया, असैसिनेट कर दिया गया। ठीक है, बीबी को असैसिनेट कर दिया गया लियाकत बाग के अंदर, और ये 27 दिसंबर 2007 को बीबी को क्या किया गया, शहीद किया गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब बीबी को शहीद किया गया, और उससे पहले ही क्या हुआ था, उससे पहले ही ये बीबी की शहादत से पहले क्या हुआ था, नवंबर के महीने के अंदर, कि जब इन्होंने 3 नवंबर को नवाज शरीफ कह रहा हूं, मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई। मुशर्रफ साहब ने 3 नवंबर को इमरजेंसी लगाई, तो उसमें सब कुछ तो हो गया मुअत्तल, लेकिन उनको पता लग गया कि मैं कर चुका हूं गलती, और उनके ऊपर प्रेशर इतना आ चुका था अदालतों की तरफ से भी पहले, क्योंकि पता था मेरे खिलाफ फैसला आना है, और ओपोजिशन वाले भी बहुत ज्यादा एहतजाज कर रहे थे कि या तो आप सदर रहेंगे या आप क्या करेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। तो आखिरकार मुशर्रफ साहब आए प्रेशर में, और उन्होंने 28 नवंबर को जो सा है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जो खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसको हैंड ओवर कर दिया, किनको, जनरल कियानी साहब को, इशफाक परवेज कियानी साहब जौन से हैं 28 नवंबर 2007 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन गए। और मुशर्रफ साहब जौन से हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जौन सा है वो 28 को उन्होंने इसको हैंड ओवर किया, और 29 नवंबर को वो एज अ सिविलियन प्रेसिडेंट के तौर पे पाकिस्तान के सिविलियन प्रेसिडेंट बन गया। अब उनके पास आर्मी चीफ का कोई भी इख्तियार नहीं था। 28 नवंबर 2007 को मुशर्रफ साहब क्या है, इस मुल्क के सिविलियन प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने अपनी वर्दी उतार दी, और वर्दी उतार के अपना जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता था वो 28 नवंबर 2007 को किसको दे दिया, इशफाक परवेज कियानी साहब जो थे उनको दे दिया। अब इशफाक परवेज कियानी साहब को जब दे दिया, तो अब उसके बाद ये सारा इवेंट किस लिए हो रहा था, क्यों, 2008 के अंदर इस मुल्क में इलेक्शन होने थे। तो 18 फेब 2008 के अंदर इस मुल्क के अंदर क्या हुए, जनरल इलेक्शन हुए। 2008 में क्या हुए, इलेक्शन हुए, क्योंकि 2002 में इलेक्शन हुए थे, तो 2007 के एंड तक मुद्दत खत्म हो चुकी थी असेंबलीज की, और जब मुद्दत असेंबलीज की खत्म हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए क्या आता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आता है। तो 2008 में जब इलेक्शन हुए, उस वक्त कौन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आया, उसका नाम था मियां मोहम्मद सोमरो। उसका क्या नाम था, मियां मोहम्मद सोमरो। और मियां मोहम्मद सोमरो साहब ये चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। ये चेयरमैन मियां मोहम्मद सोमरो साहब जो से हैं, ये क्या हैं, ये चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं 2006 से लेकर 2009 तक। 2006 से लेकर 2009 तक मियां मोहम्मद सोमरो चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। और इसी दौरान 2008 का जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसके लिए कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी मियां मोहम्मद सोमरो को ही बनाया गया था। तो मियां मोहम्मद सोमरो साहब नवंबर से लेकर ये जब तक इलेक्शन हुए हैं 3 महीने तक, मियां मोहम्मद सोमरो साहब जो से हैं, ये 2008 के इलेक्शन में ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सी है उसने ये इलेक्शन जीत लिया 2008 का। 2008 का इलेक्शन किसने जीता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीतने के बाद यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान का क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया 18th
ये पाकिस्तान के 18वें जो से हैं प्राइम मिनिस्टर बन गए यूसुफ रजा गिलानी। अब यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर बन गए और 2008 की, ये क्या है 2008 की बात हो रही है अब, 2008 की। 2008 में ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था 18 अगस्त 2008 को क्या हुआ। अच्छा, अब यहाँ एक चीज हम दोबारा अपनी वो जिस तरह हम अपना चीजें बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब 2008 आ गया, 2008 में क्या है, मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, परवेज मुशर्रफ, प्राइम मिनिस्टर कौन है, यूसुफ रजा गिलानी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, इशफाक परवेज कियानी। इशफाक परवेज कियानी जो सा है वो मुल्क का कौन है, प्राइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ के ऊपर दबाव आता है और मुशर्रफ साहब जो से हैं वो क्या कर देते हैं, मुशर्रफ स्टेप डाउन कर देता है, मुशर्रफ रिजाइंड, मुशर्रफ रिजाइंड। ये अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया था किसी असिस्टेंट के पेपर में कि मुशर्रफ साहब ने रिजाइन कब दिया, उसमें लिखा हुआ था सितंबर, अगस्त, सितंबर, जुलाई, सिर्फ मंथ लिखा हुआ था। तो अगस्त 2008 के अंदर मुशर्रफ साहब रिजाइन कर देते हैं। जब मुशर्रफ साहब रिजाइन करते हैं तो मुल्क में कायम मकाम सदर आ जाता है, और आपको पता है कायम मकाम सदर मुल्क का कौन बनता है, चेयरमैन सेनेट। तो यहाँ क्या कहते हैं, मियां मोहम्मद सोमरो साहब कायम मुकाम सदर भी रहे हैं, वो कायम मुकाम सदर भी रहे हैं, कायम मुकाम वजीर आजम भी रहे हैं जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है, और चेयरमैन सेनेट भी जो हैं ये रहे हैं। तो यहाँ मियां मोहम्मद सोमरो कुछ अरसे के लिए कायम मुकाम सदर बनते हैं, लेकिन फिर 9 सितंबर 2008 को आसिफ अली जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इस मुल्क के प्रेसिडेंट जो हैं वो बन जाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब जो से हैं कब हल्फ उठाते हैं, 9 सितंबर 2008 को ओथ उठा लेते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो से हैं ये हल्फ उठा लेते हैं। अब क्या है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई सितंबर के अंदर, जब एंड हो रहा है 2008, तो जरदारी साहब इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, यूसुफ रजा गिलानी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इनका ताल्लुक यूसुफ रजा गिलानी का कहां से है, सबको पता है, मुल्तान पंजाब से इनका ताल्लुक है यूसुफ रजा गिलानी साहब का। और उसके बाद साथ क्या है, हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं वो इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं। और वो कब बने हैं आर्मी चीफ, वो 2007 नवंबर के अंदर, 2007 नवंबर के अंदर उन्होंने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। अच्छा जी, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक इंटरनेशनल जो एक चीज है वो आपके पास 26 नवंबर 2008, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और मंथ इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, मुंबई अटैक्स, मुंबई अटैक्स। ये मुंबई अटैक्स इंडिया के अंदर होते हैं, मुंबई अटैक्स, जिसके अंदर अजमल कसाब का नाम लिया जाता है, अजमल कसाब, अजमल कसाब। तो अजमल कसाब किस के हवाले से मशहूर है, मुंबई अटैक्स के हवाले से ये सवाल भी पूछा गया है कि अजमल कसाब इज रिलेटेड टू विच अटैक, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक, 9/11 अटैक। तो मुंबई अटैक के हवाले से अजमल कसाब का नाम लिया जाता है, और इसके हिसाब से पाकिस्तान का फिर क्या है, काफी ज्यादा जो सा है, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तलाशी की कि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाए हैं, और काफी ज्यादा इंडिया का नुकसान हुआ इन मुंबई अटैक्स के अंदर जो कि 2008 26 नवंबर को हुए थे। उसके बाद हमारे पास फिर क्या होता है, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास 2009 आता है, जब 2009 का स्टार्ट ही होता है, 2009 का भी स्टार्ट ही होता है, फेब चल रहा होता है, फेब 2009 के अंदर जरदारी साहब क्या करते हैं, पंजाब के अंदर, जरदारी साहब पंजाब के अंदर गवर्नर राज लगा देते हैं, गवर्नर राज या गवर्नर रूल लगा देते हैं। अब गवर्नर रूल किस लिए लगाया जाता है, ये भी आर्टिकल, ये जो 232 है इसके बाद आर्टिकल 234 आता है, आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर रूल लगाया जाता है कि अगर जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने मामलात, सूबे की जो हुकूमत है वो सही तरह ना चल रही हो, वहाँ वो सही तरह फंक्शन ना कर रही हो, वहाँ कोई मसला मसाइल हो जाए, वहां की जो सी हुकूमत है, कोई सिविल अनरेस्ट हो जाए, जिसकी वजह से गवर्नर रूल लगाया जाता है। और जरदारी साहब ने क्यों लगाया था कि 2009 के अंदर, फेब के अंदर, उस वक्त पंजाब का जो वजीर आला था उसका नाम था शहबाज शरीफ। तो अदालतों ने शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था 2009 के अंदर। तो उसके बाद जैसे ही उनको नाअहल करार दिया तो जरदारी साहब ने कहा कि यहाँ गवर्नमेंट नहीं चल सकती, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर रूल लगा दिया। उन्होंने क्या कर दिया, गवर्नर रूल लगा दिया। तो ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान में पंजाब ने जरदारी साहब ने फेब 2009 के अंदर गवर्नर रूल लगाया था पंजाब के अंदर। ठीक हो गया। ये आर्टिकल आई थिंक 234 है, आर्टिकल 234 है जिसके तहत गवर्नर रूल जो सा है वो लग सकता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, गवर्नर रूल लग गया। और 2009 के अंदर एक इंटरनेशनल और इवेंट होता है 9 मार्च 2009 के अंदर श्रीलंका की जो टीम पाकिस्तान आई होती है, श्रीलंकन टीम अटैक, लाहौर के अंदर उनके ऊपर अटैक होता है। कहां होता है अटैक, लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आती है और उसके ऊपर 2009 के अंदर अटैक होता है, और उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट का खात्मा हो जाता है, कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती। और अब आप देख रहे हैं
कि पाकिस्तान में टीम्स आ रही हैं। अभी रिसेंटली 24 साल बाद आपकी ऑस्ट्रेलिया भी आई है। तो इसी तरह ये जो क्रिकेट पाकिस्तान में रुकी थी, वो अटैक हुआ था 2009 मार्च के अंदर, 9 मार्च श्रीलंका की टीम के ऊपर ये अटैक हुआ। उसके बाद आपके पास जो सा है, इसी 2009 के अंदर आपका, आपने बस ये याद रख लें, मार्च में, वैसे मई में स्टार्ट हुआ था, मई से लेकर जुलाई तक सवात के अंदर एक ऑपरेशन स्टार्ट होता है, उसका नाम है ऑपरेशन राह रास्त। बस आपने ये याद रखना है 2009, ये सवाल पूछा जाता है, राह रास्त, राह रास्त ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। ऑपरेशन कहां स्टार्ट हुआ था? सवात के अंदर। ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं कि राह रास्त ऑपरेशन कहां हुआ था, तो राह रास्त ऑपरेशन जो सा है आपका ये हुआ था सवात के अंदर। और डेट क्या है? ये 2009 के अंदर आपका ईयर, उसके अंदर ये सवात के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, राह रास्त। उसके बाद जो सा है 2009 के अंदर एक अच्छा इवेंट भी हुआ था, जिसके हवाले से पूछा जाता है 21 जून 2009 को, 21 जून 2009 को पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप जो सा है क्रिकेट का, वर्ल्ड कप क्रिकेट का, वो पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तान ने 2009 का इंग्लैंड के अंदर ये हो रहा था वर्ल्ड कप, ये इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, T20 वर्ल्ड कप, जो कि पाकिस्तान ने 2009 के अंदर 21 जून को ये भी पाकिस्तान ने जीता था। ठीक हो गया? और 1992 का वर्ल्ड कप तो आपको पता है पाकिस्तान ने जीता हुआ है, 1992 का वर्ल्ड कप, और उसकी डेट भी आपको पता होगी ज्यादातर लोगों को, 25 मार्च 1992। ठीक है, ये मेरे ख्याल में मैंने उसमें भी करवाई थी स्पोर्ट्स वाले आपको उसमें, कि 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो जीता था इमरान खान की क़यादत में। और वो कहाँ हो रहा था? वो मेलबर्न, फाइनल कहाँ हुआ था? मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो आपका वर्ल्ड कप हो रहा था, जो पाकिस्तान ने 1992 का वर्ल्ड कप जीता था। मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो फाइनल हो रहा था 25 मार्च 1992 के अंदर। अच्छा जी, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया। जब वर्ल्ड कप जीत लिया तो उसके बाद आपके पास जो क्या कहते हैं, जो इमरजेंसी इस मुल्क में लगी थी, कब लगी थी? 3 जून को। उसका फैसला 2009 के अंदर आया था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साथ वैसे ही हल्का सा आपको बता दूं कि आप कहें कि सर वो इमरजेंसी लगी थी तो उसका फिर फैसला कोई नहीं आया। तो याद रखिएगा, जुलाई 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, उसके एक लार्जर बेंच ने समाअत की थी और उसने जो इमरजेंसी लगी थी उसको इलीगल करार दे दिया था। और उसी वजह से फिर मुशर्रफ साहब के ऊपर आर्टिकल 6 लगा था, उसी फैसले की बुनियाद के ऊपर। तो 2009 के अंदर वो जो 2007 के अंदर 3 नवंबर को मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी, उसको इलीगल कब सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया? 2009 जुलाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल जो है वो करार दे दिया कि ये जो मुशर्रफ साहब ने इमरजेंसी लगाई थी बहाना बना के, वो गैर कानूनी थी। उसके बाद हमारे पास अब क्या होगा? बाकी 2010 के अंदर, ये तो सिर्फ आपको पता ही है, 10 अप्रैल को आपकी 18वीं तरमीम मंजूर हो जाती है। ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पहले पता है, दोबारा लिख लीजिएगा कि 10 अप्रैल को 18वीं तरमीम, और 18वीं तरमीम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाती है। और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, NFC अवार्ड, और आपके पास जौन सा है, और इसमें क्या है, जितने जितने इसमें इवेंट्स है, KP का NWFP का नाम चेंज किया गया, बलोचिस्तान का स्पेलिंग चेंज किए गए। तो ये सारे आपके 18वीं तरमीम के अंदर हुए, और उस वक्त जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं वो हुकूमत में थे। उसके बाद क्या होता है आपके पास, अगर हम देखें तो उसके बाद आपके पास मुशर्रफ साहब जो हैं वो कहते हैं मैं भी सियासत में आऊंगा। तो मुशर्रफ साहब 2010 के अंदर सियासत में आने का ऐलान करते हैं, और 1 अक्टूबर 2010 को मुशर्रफ साहब एक जमात बनाते हैं, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। उनकी जमात का क्या नाम है? APML, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। APML, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है? मुशर्रफ साहब की पार्टी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसकी पार्टी है? मुशर्रफ साहब की पार्टी है, जो कि 2010 के अंदर इन्होंने बनाई। उसके बाद आता है 2011 का साल, और ये साल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं 2011 के अंदर। ठीक है, 2011 के अंदर, तो 2011 के अंदर एक तो जब ये स्टार्ट होता है तो जनवरी के अंदर सलमान तसीर जो कि पंजाब के गवर्नर थे, उनको 4 जनवरी 2011 को सलमान तसीर को असैसिनेट कर दिया जाता है। सलमान तसीर असैसिनेटेड बाय मुमताज कादरी, जो कि उनके प्रोटेक्शन के लिए उनके गार्ड होते हैं, लेकिन वो सलमान तसीर को असैसिनेट कर देते हैं कि क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी के चार्जेस के ऊपर। और सलमान तसीर कौन थे? गवर्नर पंजाब थे, जिनको असैसिनेट किया गया 2011 के अंदर। उसके बाद इसी जनवरी के अंदर रेमन डेविस का वाकया होता है। 27 जनवरी को रेमन डेविस जो सा है वो पाकिस्तान आता है। रेमन डेविस ये अमेरिका का
एहलकार होता है, ठीक है, सीक्रेट एजेंसी का, और ये आता है और ये पाकिस्तान के 2 पाकिस्तानियों को अपनी कार के नीचे मर्डर कर देता है। 2 पाकिस्तानियों को, 2 पाकिस्तानीज को क्या करता है, मर्डर कर देता है, कार के नीचे दे देता है। और फिर उसके बाद इसका दय्यत जो सी है वो अदा की जाती है इसको, और इसको पाकिस्तान से क्या कहते हैं, छोड़ दिया जाता है कि पाकिस्तान जो सा है ये, इसने तवान कह रहा हूँ, दियत अदा कर दी है और सुलह हो गई है। तो फिर उसके बाद क्या है, रेमंड डेविस को छोड़ दिया जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी बात, जो 2011 के अंदर 2 सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, उसमें एक जो आपने याद रखना है वो ये है कि 2 मई, ये पहले लिखवा चुका हूं आप लोगों को, 2 मई 2011 को ओबीएल डायड, ओबीएल किल्ड, उसको मारा जाता है। ओबीएल कौन है? उसामा बिन लादेन। ओबीएल क्या है? उसामा बिन लादेन को मारा जाता है 2 मई 2011 के अंदर। कहां मारा जाता है? एबटाबाद के अंदर। एबटाबाद के अंदर इसको मारा जाता है, अमरीकी आके मारते हैं, और जो मारते हैं वो ऑपरेशन का नाम क्या रखते हैं? उस ऑपरेशन का नाम रखते हैं नेपच्यून स्पेयर। उसका क्या नाम होता है? ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पेयर। ये ऑपरेशन का नेम है। ये क्या है? ऑपरेशन का नेम है, जिसमें उसामा बिन लादेन को मारा जाता है, एबटाबाद के अंदर मारा जाता है, 2 मई 2011 को मारा जाता है। और दूसरी चीज यहाँ याद रखिएगा कि एबटाबाद के नाम के ऊपर ही एबटाबाद कमीशन बना था। एबटाबाद कमीशन। पूछा जाए कि एबटाबाद कमीशन किस लिए बना था, तो एबटाबाद कमीशन जो बना था, उसामा बिन लादेन को जो मारा गया था, उसामा बिन लादेन को, उसके ऊपर एक कमीशन बना था। उसकी रिपोर्ट जो सी, उस कमीशन को क्या कहते हैं, उसामा बिन लादेन के वाकये को क्या कहते हैं, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमीशन बना था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था एबटाबाद कमीशन। उसका क्या नाम था? एबटाबाद कमीशन। और अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं कंफर्म भी इसको कर लेता हूं, कि जो जस्टिस रिटायर्ड क्या कहते हैं, जवेद इकबाल हैं, वो जोन से हैं, वो इस कमीशन की सरबराही कर रहे थे। मैं एक सेकंड इसको कंफर्म भी कर लेता हूं। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट जोन सी है, हाँ, जस्टिस, इसको कौन लीड कर रहे थे? जस्टिस जवेद इकबाल ही कर रहे थे, जो कि अभी चेयरमैन नैब के, जो कि अभी चेयरमैन नैब भी हैं, वो ही इसे एबटाबाद कमीशन को लीड भी कर रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट दी थी किसकी, कि उसामा बिन लादेन को किस तरह मारा गया, और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल था या नहीं था, पाकिस्तान की तरफ से क्या कमी कोताही हुई। तो ये उसामा बिन लादेन के हवाले से एक रिपोर्ट थी। फिर इसी साल के अंदर 26 नवंबर को एक और इंसिडेंट होता है 2011 में, उसको कहते हैं सलाला इंसिडेंट। सलाला इंसिडेंट। इसमें क्या होता है, सलाला पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट है। सलाला इंसिडेंट, इसके बारे में भी सवाल पूछा जाता है। पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट है सलाला, उसके ऊपर क्या है, अमेरिकी जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वो आते हैं और वो बमबारी करते हैं, और पाकिस्तान के 20-25 के करीब जोन से हैं, वो पाकिस्तान के जो फौजी हैं उनको शहीद कर दिया जाता है। इस इंसिडेंट को किस नाम से याद रखा जाता है? इसको सलाला इंसिडेंट से याद रखा जाता है। इसको किससे याद रखा जाता है? इसको सलाला इंसिडेंट से याद रखा जाता है। उसके बाद हमारे पास, हम आगे बढ़े 2011 से, तो गिलानी साहब जोन से हैं, हमने देखा था जून 2012 के अंदर, अब 2012 के साल के अंदर यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। डिस्क्वालीफाइड। यूसुफ रजा गिलानी साहब जोन से हैं, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी। इसकी रीजन क्या थी कि स्विस बैंक जोन से हैं, उनके अंदर पैसे पड़े होते हैं, और हुकूमत कहती है, वो अदालत कहती है यूसुफ रजा गिलानी को कि आप स्विट्जरलैंड वालों को, स्विस बैंक वालों को खत लिखें कि ये बैंक की डिटेल्स हमें दी जाएं। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आर्टिकल 204 जो है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लगती है, और फिर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यूसुफ रजा गिलानी को डिस्क्वालीफाई कब हुए हैं? जून 2012 के अंदर। लेकिन मैंने क्या बताया था? अप्रैल 2012 में क्या लिखा जाता है कि अप्रैल 2012 से प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, कि अप्रैल 2012 से प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के लॉन्गेस्ट टेन्योर नहीं है इनका एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि ऑर्डर में ये लिखा था कि ही सीज टू होल्ड ऑफिस, कब से? अप्रैल 2012 से ही सीज टू होल्ड ऑफिस। 2012 अप्रैल से वो ऑफिस प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर कायम नहीं रहे। बेशक फैसला कब आया? जून 2012 के अंदर। लेकिन उसमें यह लिखा था कि अप्रैल के बाद से पाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, और जिसकी वजह से ये लियाकत अली खान के बाद तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर में। तो गिलानी साहब को नाअहल किया गया, और जून के अंदर ही, फिर जून 2012 के अंदर ही राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए। 19 में ये पाकिस्तान के 19th प्राइम मिनिस्टर बन गए राजा परवेज अशरफ।
और राजा परवेज अशरफ अभी करंट क्या है, पाकिस्तान के स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। पाकिस्तान के अभी 22वें स्पीकर असेंबली हैं। ये अभी करंट अफेयर्स में जब हम जाएंगे तो मैं आपको वहां दोबारा लिखवा भी दूंगा, ठीक है। तो राजा परवेज अशरफ को क्या बना दिया गया, 22 जून को इन्होंने हल्फ उठाया। 22 जून 2012 को ये पाकिस्तान के क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो बन गए। उसके बाद हमारे पास अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास एक और इवेंट 2012 में, दो इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हुए। एक तो आपका क्या कहते हैं ग्यारी सेक्शन, क्या कहते हैं सियाचिन के ऊपर एक सेक्शन है ग्यारी सेक्शन। 7 अप्रैल 2012 को ग्यारी सेक्शन इन सियाचिन, वहां क्या हुआ, वहां तूफान आया बर्फ का बहुत बड़ा, जब और जिसकी वजह से पाकिस्तान के जितने बहुत ज्यादा वहां फौजी, मेरे ख्याल में 70 से 80 के करीब पाकिस्तान के जो फौजी थे वो वहां दब गए और वो वहां शहीद हो गए, और उनकी लाशें जो सी हैं वो भी नहीं निकाली जा सकी, क्योंकि सियाचिन बहुत ऊंची जो सी जगह है। और यहाँ याद रखिए वो जो आया था तूफान, उसको जब टॉप आप किसी पीक के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर जब बर्फ का इतना बड़ा तूफान आता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एवलांचे। उसे क्या कहते हैं, एवलांच। तो सियाचिन एवलांच जोन सा है, ये कब आया था, ये 7 अप्रैल 2012 के अंदर आया था। और पाकिस्तान में का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और इवन पाकिस्तान के जो फौजी थे वो जो शहीद हुए थे उनकी बॉडीज भी रिकवर नहीं की जा सकी थी, वो दब गए थे बेचारे। और ये बहुत बड़ा उस वक्त पाकिस्तान के लिए इंसिडेंट हुआ था 2012 के अंदर, ठीक है। और ये सवाल भी जो सा है बहुत दफा रिपीट किया गया है कि जो सियाचिन जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था। इसके बाद जनरल दो चीजें हैं, एक मलाला यूसुफजई के हवाले से जो कि 2012 के अंदर हुआ था। तो मलाला यूसुफजई को 19 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई अटैक्ड। मलाला के ऊपर क्या हुआ था, अटैक हुआ था। मलाला के ऊपर क्या हुआ था, मलाला के ऊपर जो सा है अटैक हुआ था 19 अक्टूबर 2012 के ऊपर। और मलाला का ताल्लुक कहां से था, जहां ऑपरेशन राह रास्त स्टार्ट हुआ था, सवात से मलाला का ताल्लुक था। मलाला का ताल्लुक सवात से था, और फिर इसी वजह से इनको यंगेस्ट नोबेल लॉरिएट हैं, और 2014 के अंदर इनको नोबेल पीस प्राइज भी मलाला यूसुफजई को मिला था, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2012 के अंदर एक और इवेंट होता है। 2012 के अंदर हुआ तो वैसे पहले था, लेकिन चलो अभी लिख लो। 26 फरवरी 2012 को शर्मैन उबैद चनाई, ये पाकिस्तान की फीमेल एक डायरेक्टर हैं शर्मीन उबैद चनाई, इनको पहली पाकिस्तानी हैं, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के ऊपर इनको क्या मिलता है, ऑस्कर मिलता है। इनको ऑस्कर मिलता है, कब मिलता है, 2012 के अंदर। 26 फेब 2012 के अंदर इनको शर्मैन उबैद चनाई पाकिस्तान में ऑस्कर मिलता है। और किस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर मिलता है वो भी नाम पूछा जाता है, सेविंग फेस के ऊपर इनको इस डॉक्यूमेंट्री के नाम, ये नाम पूछा जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के नाम के ऊपर इनको पहला पाकिस्तानी ये हैं जिनको ऑस्कर मिलता है। ये बनाया जाता है, ये जो खवातीन जिनके ऊपर तेजाब डाला जाता है उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, सेविंग फेस, और जिसकी बुनियाद के ऊपर इनको 2012 के अंदर पहली पाकिस्तानी है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला। और फिर बाद में अभी साथ ही लिख लें, इनको एक दूसरा ऑस्कर भी मिला 2016 के अंदर, वो भी इन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ही बनाई थी 2016 के अंदर, उसके ऊपर इनको दोबारा ऑस्कर मिला, और उसका नाम था अ गर्ल इन द रिवर। अ गर्ल इन द रिवर एक ये डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई थी, और ये इनको 2016 के अंदर सेकंड ऑस्कर मिला था। तो ये इनको पाकिस्तान में 2 ऑस्कर मिल चुके हैं, एक 2012 के अंदर सेविंग फेस के ऊपर, दूसरा अ गर्ल इन द रिवर डॉक्यूमेंट्री। दोनों क्या है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं छोटी, और ये किसके ऊपर मिला है, अ गर्ल इन द रिवर इसका नाम था। और ये दोनों सवाल जो से आपके बहुत दफा रिपीट हुए हैं शर्मीन उबैद चुनाई के हवाले से, और ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं। उसके बाद आपके अब क्या होगा, उसके बाद अब आपका क्या कहते हैं इलेक्शन का साल आएगा। अब 2011 क्या है, सॉरी, और यहाँ एक चीज याद रखिएगा, और क्या कहते हैं मैं स्किप कर गया, नवंबर 2011 के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कियानी साहब हैं, कियानी, उनको एक्सटेंशन मिल जाती है कितने साल की, 3 साल की। 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है नवंबर 2011, ठीक है। नवंबर 2008 के अंदर आए थे, नहीं एक सेकेंड, 2007 में आए थे ना, 2007 में आए थे। तो 2007, 8, 9 और 10, 2010 के अंदर 2010 के अंदर इनको एक्सटेंशन मिलती है, क्योंकि 3 साल टेन्योर होता है आर्मी चीफ का। तो 2010 नवंबर के अंदर इनको क्या मिल जाती है, एक्सटेंशन मिल जाती है।
तो ये अब कब तक रह सकते हैं? नवंबर 2013 तक ये क्या रहेंगे? पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। इशफाक परवेज कियानी साहब 2013 तक पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कब तक रहेंगे? अब नवंबर 2013, और 2013 के अंदर जो आएगा वो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो 2013 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी रहेंगे। और इसी दौरान जो है मुल्क के अंदर इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाता है। अब मुल्क के अंदर इलेक्शन कब होते हैं? मई 11, 2013 को मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन फिर वही 90 दिन के लिए कायम मुकाम गवर्नमेंट आएगी। तो इस वक्त कायम मुकाम गवर्नमेंट 2013 के इलेक्शन करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर कौन आया? उनका नाम था मीर हजार खान खोसो। मीर हजार खान खोसो साहब जो से हैं, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ये केयर टेकर 2013 के इलेक्शन करवाने के लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं? मीर हजार खान खोसो। मीर हजार खान खोसो जो से हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब 2010 के अंदर अगर हम बात करें तो 2010 के अंदर जब आर्मी चीफ हमारे पास कौन है? आर्मी चीफ हमारे पास अभी इशफाक परवेज कियानी है। हमारे पास कौन है? आर्मी चीफ इशफाक परवेज कियानी है। और इस वक्त जब इनको एक्सटेंशन मिली तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे? यूसुफ रजा गिलानी थे, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी को 2012 के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया। ठीक है, तो यूसुफ रजा गिलानी ने इनको क्या दी थी? एक्सटेंशन दी थी। और उसके बाद हमारे पास जब जनरल इलेक्शन का ऐलान किया गया तो मीर हजार खान खोसो को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो गए। पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन जब हुए तो उसमें क्या हुआ? जनरल इलेक्शन में नून लीग ने जीत ली। कौन जीती? नून लीग। नून लीग जीती तो पाकिस्तान का 20वां प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया? 20th प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब जो से हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान के 20वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 20वें प्राइम मिनिस्टर जो से हैं वो बनकर आ गए। अब पाकिस्तान के जब वो 20वें प्राइम मिनिस्टर बन गए, पाकिस्तान के वो 20वें प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके उनके दौर के अंदर फिर क्या हुआ? उनके दौर के अंदर अगर हम देखें तो उनके दौर के अंदर कुछ छोटे छोटे से इवेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब वो आए तो 2014 के अंदर ज़र्ब अज़्ब स्टार्ट हुआ। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो सा स्टार्ट हुआ, कहां हुआ? ये पहले तो याद रखना, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर ये आपका ज़र्ब अज़्ब जो सा है ये स्टार्ट हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। और कब हुआ था? ये 15 जून 2014 के अंदर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो सा है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ज़र्ब अज़्ब जो सा है आपको पता है ज़र्ब अज़्ब ये किसके नाम के ऊपर था? सल्लम की तलवार के नाम के ऊपर ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब इसका नाम रखा गया था। ज़र्ब अज़्ब नाम रखा गया था सल्लम की तलवार के ऊपर, नाम के ऊपर ज़र्ब अज़्ब इसका नाम रखा गया था। और नॉर्थ वजीरिस्तान फाटा जो सा है, जो उस वक्त पाकिस्तान का मर्जर नहीं हुआ था उसका केपी के साथ, तो उसके अंदर ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। ये क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले एक हमारे पास राह रास्त है 2007, सॉरी राह हक। इससे पहले हमारे पास जो सा एक राह रास्त और क्या कहते हैं उसका राह हक। यार एक मिनट रुको जरा, मैं आप लोगों को ना ऑपरेशंस अलहदा लिखवा दूं यहाँ, ताकि आपको डिटेल में याद हो जाए, फिर हम यहाँ से आगे मूव करते हैं। देखो, राह हक, राह रास्त, राह निजात, राह निजात और ज़र्ब ज़र्ब अज़्ब, ज़र्ब अज़्ब, ज़र्ब अज़्ब। और उसके बाद आपका एक और आता है, उसका क्या नाम है? रद्दुल फसाद। उसका क्या नाम है? रद्दुल फसाद। ये मेन ऑपरेशन है जिनके बारे में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले आपका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपका ऑपरेशन हुआ राह हक। ये हुआ 2007 के अंदर स्टार्ट। ये 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ और ये कहाँ होता है? ये आपका ऑपरेशन ये भी सवात में होता है। ये कहाँ होता है? सवात के अंदर होता है। ये आपका क्या होता है? सवात के अंदर। और 2007 के अंदर ही जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो भी बन जाती है। 2007 के अंदर टीटीपी, जिसका आप नाम सुनते होगे ना, टीटीपी क्या है? जो टीटीपी, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कब बनी है? 2007 के अंदर। किसने बनाई थी? बैतुल्ला महसूद ने। बैतुल्ला महसूद, बैतुल्ला महसूद ने बनाई थी और इसको बाद में मार दिया गया था। इसने बनाई थी बैतुल्ला महसूद ने 2007 के अंदर टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बैतुल्ला महसूद ने बनाई थी। और अभी जो करंट इसका सरबराह है उसका नाम है नूर वली महसूद। ये मैंने आप लोगों को पहले लिखवाया हुआ है। टीटीपी का आप करंट जो सरबराह है उसका क्या नाम है? नूर वली महसूद। और ये आप लोग पहले लिख चुके हो। तो 2007 के अंदर क्या कहते हैं, राह रास्त स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद क्या है? राह रास्त आपका राह
रास्त जोन सा ये 2009 के अंदर मैं लिखवा चुका हूँ। ये भी कहाँ होता है, सवात के अंदर आपका ऑपरेशन होता है। सवात में 2 ऑपरेशन हुए, सवात के अंदर 2 ऑपरेशन हुए, एक आपका राहे हक और राहे रास्त, ठीक है, एक 2007 में और एक 2009 में, और दोनों सवात में ऑपरेशन हुए। फिर एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ राहे निजात, और ये आपका स्टार्ट होता है 2009 के अंदर, और ये टीटीपी के खिलाफ था। ये टीटीपी के खिलाफ होता है, और ये कहाँ होता है, साउथ वजीरिस्तान के अंदर। ये साउथ वजीरिस्तान के अंदर, साउथ वजीरिस्तान के अंदर आपका क्या है, राह निजात स्टार्ट होता है। और ज़र्ब अज़ब हम अभी देख चुके हैं कि 2014 के अंदर आपका क्या स्टार्ट होता है, नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। ये नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर आपका ज़र्ब अज़ब स्टार्ट होता है। और जो रद्दुल फसाद है, रद्दुल फसाद आपका फरवरी ये 22 के अंदर स्टार्ट होता है, 22 फरवरी 2017 के अंदर ये स्टार्ट होता है। ये 22 फरवरी 2017 के अंदर आपका रद्दुल फसाद ऑपरेशन स्टार्ट होता है, 22 फरवरी 2017 के अंदर। और ये किसी स्पेसिफिक इलाके में नहीं होता, ये पूरे मुल्क के अंदर स्टार्ट होता है रद्दुल फसाद। कि जो दहशतगर्द थे जिनको नॉर्थ वजीरिस्तान, सवात, साउथ वजीरिस्तान में खत्म किया गया था, वो डिफरेंट मुल्कों में, मुल्क के डिफरेंट कोनों में जाकर छुप गए थे। तो उनके जो सहूलतकार थे, वो जो दहशतगर्द जगह जगह छुप गए थे, तो उनको खत्म करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर ये रद्दुल फसाद का ऑपरेशन शुरू किया गया, जो कि अभी तक जो सा चल रहा है। तो ये ऑपरेशन क्या है, रद्दुल फसाद। ये क्या है, रद्दुल फसाद है, जो कि 2017 में लास्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था। अच्छा जी, तो ज़र्ब अज़ब आपका ऑपरेशन हो गया। ज़र्ब अज़ब के बाद उसी साल 2014 के अंदर एपीएस के ऊपर एक अटैक होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर, जो कि होता है आपका 16 दिसंबर 2014 2014 के अंदर, 2014 के अंदर एपीएस के ऊपर अटैक होता है, 2014 16 दिसंबर के ऊपर, ठीक है। 16 दिसंबर के अंदर एपीएस के ऊपर, बच्चों के ऊपर अटैक किया जाता है, और इसकी जिम्मेदारी यही टीटीपी, ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये क्या करते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि हम ही ने एपीएस के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। हमने क्या किया था, एपीएस के ऊपर क्या किया था, अटैक किया था। उसके बाद एपीएस के अटैक के बाद हम बात करें, तो एपीएस के अटैक के बाद ही हमारे पास जो सा है वो बनता है, उसका क्या नाम है, अल्लाह भला करे, नेशनल एक्शन प्लान। हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान जो सा है, नेशनल एक्शन प्लान ये कब बना था, ये नेशनल एक्शन प्लान जो सा ये आपका 2014 में बना था। नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान क्या है कि दहशतगर्दी से किस तरह निपटा जाएगा, ये भी 2014 में आपका नेशनल एक्शन प्लान जो सा है ये बना था। और इसका यही मकसद था कि किस तरह से हमने क्या करना है, हमने जो क्या कहते हैं आपकी दहशतगर्दी है उसको खत्म करना है, और सारे स्टेक होल्डर्स जो से हैं उनको हमने साथ लेकर चलना है। तो ये सारी चीजें कब बनी थी, ये आपकी नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो सी हैं ये बनी थी। और इससे पहले, क्योंकि 2007-8 में पाकिस्तान के ऑपरेशन चल रहे थे, इससे पहले एक और भी आपका इदारा बना था, उसका नाम है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, जिसका क्या नाम है, उससे कहा जाता है नेक्टा। उसको क्या कहा जाता है, नेक्टा, NACT है। कभी पूछा तो नहीं गया, ये 2009 के अंदर बना था, टेररिज्म के हवाले से ही है, तो याद रख लें। इसको क्या कहते हैं, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, टेररिज्म अथॉरिटी। तो नेक्टा जो सा है, इसको फाल किया गया था इसके तहत, नेशनल एक्शन प्लान के तहत, कि नेक्टा जो सा है, टेररिज्म अथॉरिटी जो सी है, ये क्या करेगी, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो सा है वो काम करेगी। ये क्या करेगी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगी। तो ये जो सा है ये आपने याद रखना है नेक्टा का, कि नेक्टा को क्या किया गया था, फाल किया गया था नेशनल एक्शन प्लान के अंदर। सीटीडी और है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो पुलिस का डिपार्टमेंट है। सीटीडी पुलिस का डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस के अंदर डॉल्फिन पुलिस है, सीटीडी है, इलीट फोर्स है, ट्रैफिक पुलिस है, ये डिपार्टमेंट हैं पुलिस के। सीटीडी क्या है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये एक पुलिस का डिपार्टमेंट है। ये क्या है, ये पुलिस का एक डिपार्टमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, 2015 के अंदर, अप्रैल 2015 के अंदर, ऑफिशियली अप्रैल 2015 के अंदर इस मुल्क के अंदर सीपैक शुरू किया गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक का क्या मतलब है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। 2015 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, और पहले जब ये स्टार्ट किया गया तो ये 46 बिलियन, इसका 46 बिलियन डॉलर इसकी क्या कहते हैं वर्थ थी सीपैक की, जो बाद में अब करंटली बढ़ के 60 बिलियन डॉलर हो चुकी है। अब कितनी हो चुकी है, 60 बिलियन डॉलर जोन सी है, 60 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर जोन सी है, वो क्या है, सीपैक की वैल्यू है। और सीपैक के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। सीपैक के अंदर हमारे पास कितने हैं, सीपैक के अंदर हमारे पास डिफरेंट जोन से हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जोन से हैं, वो प्रोग्राम है। और हमारे पास क्या है, इसके अंदर डिफरेंट, जैसे क्या कहते हैं, गवादर को क्या कहते हैं वो करना है,
इसमें क्या करना है, गवादर को वो करना है, क्या कहते हैं, चाइना ने मिलके। और उसके बाद जो सा अगर हम बात करें, इसमें पाकिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमिक जोन है, क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसे SEZ कहते हैं। SEZ का क्या मतलब है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनके बारे में पूछा जाता है कि वो कितने हैं, तो 9 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी, ठीक है। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसे SEZ कहते हैं। SEZ का क्या मतलब है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिनके बारे में पूछा जाता है कि वो कितने हैं, तो 9 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी, ठीक हो गया। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किसका है, पाकिस्तान और चाइना का ये कॉरिडोर है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, आपकी जो सा पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं प्लांट्स हैं डिफरेंट, क्या बिजली पैदा करने वाले, जैसे आपका वो साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है, बहावलपुर के अंदर आपका यहाँ है कायदे आजम सोलर प्रोजेक्ट है, उसके बाद धासू है, दासू पावर प्रोजेक्ट है जो उधर डैम बन रहा है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है CPEC के अंडर आते हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं CPEC के अंडर, 9 हैं। इनका क्या मकसद होता है कि स्पेशल, आप एक जमीन आइडेंटिफाई कर देते हो, आप एक जमीन आइडेंटिफाई कर देते हो और आप उसमें क्या कहते हो कि इस जमीन के ऊपर जो भी अपनी इंडस्ट्री लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वहां उसको क्या है, हम टैक्सेस के अंदर रियायत देंगे। मतलब अगर नॉर्मल एक बंदे से 100 रुपया टैक्स लिया जाता है, अगर वो इंडस्ट्री लगाता है, अगर हमने कहा है कि आप इस एरिया के अंदर इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपसे 50 रुपए जो से टैक्स लिए जाएंगे, तो हम आपको स्पेशल मराद देंगे, उस जगह को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और CPEC के तहत पाकिस्तान के अंदर 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं जो कि कायम किए गए हैं, जो क्या है, कायम किए गए हैं। और ये CPEC क्या है, CPEC पाकिस्तान और चाइना का जो सा एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये असल क्या है, ये असल चाइना का जो मेन प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है, जिसको कहते हैं ओबोर, वन बेल्ट ओबोर। ओबोर क्या है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। ये चाइना का प्रोजेक्ट है ओबोर, जिसके तहत, और इसके अंडर आता है, इसका एक अंडर प्रोजेक्ट है, उसका नाम है CPEC। चाइना का बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, कि चाइना से एक रोड जाए जो उनकी पुरानी रोड थी, और वो यूरोप तक जाए, अफ्रीका से होते हुए यूरोप तक जाए, ये इनका प्रोजेक्ट है चाइना का ओबोर। लेकिन CPEC क्या है, CPEC इज पार्ट ऑफ ओबोर, ये याद रखिएगा कि CPEC सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, और इसका ये किसका हिस्सा है, ये ओबोर का हिस्सा है, जो कि चाइना का एक लार्जर अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये चाइना का प्रोजेक्ट है, आपने ये चीज याद रखनी है कि CPEC उसका हिस्सा है। ये इसके बारे में हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि CPEC जो है एक बहुत बड़ा, CPEC सिर्फ पाकिस्तान और चाइना का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रोडें बनानी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना है, पावर प्लांट्स लगाने हैं, अभी ये जो आपकी रेलवे लाइन है उसको सेट करना है। तो ये सारा क्या है, ये CPEC के अंडर आता है। और CPEC किसका हिस्सा है, ओबोर का, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक हो गया। तो ये आपने CPEC का जो सा ये भी याद रखना है। तो नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर CPEC आ गया मुल्क के अंदर, और उसी के साथ ही 3 अप्रैल या सिर्फ अप्रैल याद रख लो, 3 अप्रैल 2016 को पनामा स्कैंडल आ गया। पनामा स्कैंडल आ गया। पनामा हम देख चुके हैं, पनामा एक जगह है, वहां जो सा है लोग जो सा है अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं। ऑफशोर कंपनीज क्या होती हैं कि वो उनके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और बाहर के मुल्क के अंदर जो आपकी कंपनीज होती हैं उनको ऑफशोर कंपनीज कहते हैं। तो ऑफशोर कंपनीज निकली, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की भी, और भी बहुत सारे लोगों की ऑफशोर कंपनीज निकली। और इसी पनामा केस की बुनियाद बनाकर, इसी पनामा केस को बुनियाद बनाकर 28 जुलाई 2017 को 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ साहब को क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब जो उनसे वो क्या हो गए, डिस्क्वालीफाइड हो गए फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। और उसके बाद 21वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे शाहिद खाकान अब्बासी आ गए। 21st प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कौन आ गया, शाहिद अब्बासी, खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान के क्या है, 21वें प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 2017 के अंदर आ गए, और 2018 तक फिर यही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अब यहाँ एक साथ चीज छोटी सी और भी लिख लो, वो ये है, वैसे कभी पूछी तो नहीं गई, लेकिन 6 अक्टूबर 2016 के अंदर ही एक और वाकया हुआ था, उसे कहते हैं डॉन लीक्स। उसे क्या कहते हैं, डॉन लीक्स। तो बस ये इसको वन लाइनर के तौर पे बस याद कर लो, डॉन लीक्स क्या था, इसमें क्या हिसाब किताब था, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे कि एक डॉन लीक्स का भी वाकया हुआ था, ये भी 2016 का इवेंट्स है। तो डॉन लीक्स का वाकया भी इसी दौरान ही हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, नवाज शरीफ साहब चले गए, शाहिद खाकान अब्बासी आ गए, तो अब मुल्क में क्या होने हैं, अब मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब क्या होने हैं, मुल्क के अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज याद रख लो, वो है जनवरी 2018। जनवरी 2018 के अंदर शाहिद खाकान ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तब एक फतवा आता है, उसका नाम है पैगाम
पाकिस्तान। अब पैगाम पाकिस्तान क्या है? पैगाम पाकिस्तान एक फतवा है। ये क्या है? फतवा है, फतवा अगेंस्ट टेररिज्म। टेररिज्म के अगेंस्ट पाकिस्तान के बहुत ज्यादा जो उलमा इकराम है, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा इकराम काफी ज्यादा जो उनसे हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, वो एक फतवा देते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक फतवा देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये टेररिज्म जो सी है वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो सा है जितने मतलब हर शोबा जिंदगी के हर उलमा जो से हैं 1800 के करीब, कितने थे? 1800 उलमा जो हैं ये फतवा देते हैं। और ये फतवा जारी किया जाता है कि टेररिज्म जो सी है ये हराम है, और जो सा है हमें एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म इससे बचना चाहिए, और ये सारी चीजें जो सी अन इस्लामिक हैं। तो ये फतवा कब आया पैगाम पाकिस्तान का? ये जनवरी 2018 के अंदर ये फतवा आता है। उसके बाद जनवरी 2018 के अंदर हमारे पास फिर क्या होता है? अब यहाँ बल्कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, अगले इलेक्शन से पहले वो ये करना है कि हम आर्मी चीफ जरा पूरे कर लें अपनी, हम आर्मी चीफ पूरे कर लें। नवंबर 2013 तक कियानी साहब प्राइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं। नवंबर 2013 के अंदर ही, नवंबर 2013 से लेकर नवंबर 2016 तक पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है उसका क्या नाम है? रहील शरीफ। उसका क्या नाम है? रहील शरीफ। रहील शरीफ साहब पाकिस्तान के 2016 तक, नवंबर 2016 तक रहील शरीफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहते हैं। फिर नवंबर 2016 से लेकर 2019 तक, नवंबर 2019 तक कमर जावेद बाजवा साहब, कमर बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन जाते हैं। कमर जावेद बाजवा साहब जो उनसे हैं वो क्या बन जाते हैं? आर्मी चीफ बन जाते हैं। फिर नवंबर के अंदर जो उनसा है इनको एक्सटेंशन दी जाती है, और एक आर्मी एक्सटेंशन बिल जो उनसा है, एक आर्मी बिल जो उनसा है वो क्या किया जाता है? उसका एग्जैक्ट नाम मुझे देखने दो। उसका जो क्या कहते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन मिली थी, उस बिल का नाम क्या है? जनवरी 2021 में वो पास हुआ था। मैं उस बिल का नाम सिर्फ देख लूं। उस बिल का नाम था, हाँ उसका नाम था पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट। पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020। जनवरी 2020 के अंदर आर्मी अमेंडमेंट एक्ट जो सा है इसको पास किया जाता है। ठीक है, ये कब किया जाता है? जनवरी के अंदर। इसको क्या किया जाता है? इसको जनवरी के अंदर 8 जनवरी को, अगर ज्यादा भी किसी ने लिखना है, 8 जनवरी को इसमें पास किया जाता है। और इसके तहत जो सा है, जो एक तो कमर जावेद बाजवा साहब को 3 साल की क्या कहते हैं एक्सटेंशन मिल जाती है। और दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इसके अंदर 64 एज कर दी गई है आर्मी चीफ की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरिंग एज कितनी कर दी गई है कि रिटायरमेंट कब लेंगे? रिटायरिंग एज, रिटायर कब होंगे? 64 साल की उम्र के अंदर। अभी बाजवा साहब अभी नवंबर 2022 के अंदर जब रिटायर होंगे, तो फिर अब 2019 से 2022 तक हमारे आर्मी चीफ कौन है? नवंबर 2022 तक कमर जावेद बाजवा साहब। और जब 2022 में वो रिटायर होंगे तो उनकी उम्र कितनी होगी? 63 साल। उनकी उम्र कितनी होगी? 63 साल। तो अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चाहें तो उनको 1 साल की अभी और एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो बिल आर्मी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है उसमें आर्मी चीफ की जो क्या कहते हैं रिटायरमेंट एज है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 64 ईयर्स। उसको कितना कर दिया गया है? 64 ईयर्स कर दिया गया है। और अभी नवंबर के अंदर पाकिस्तान के अब नए आर्मी चीफ जो हैं वो आएंगे, अगर उन्होंने आना हुआ। और यहाँ साथ लिख लें, कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के 16th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। पाकिस्तान के 16वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अगर हम कमांडर इन चीफ्स को भी साथ गिनेंगे, अगर हम कमांडर इन चीफ्स को साथ गिनेंगे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कितने हैं? 16वें हैं। अगर हम टिक्का खान से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये 10वें पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनेंगे। तो ये आपने याद रखना है, लेकिन मोस्टली ये 16वां ही पूछा जाता है। तो क्योंकि अगर हम उससे पहले देखें तो मैसरवी, गरैसी, जनरल अयूब खान, जनरल मूसा खान, और जनरल मूसा खान के बाद जनरल याहिया खान और जनरल गुल हसन, ये 6 बनते हैं आपके कमांडर इन चीफ। और उसके बाद जनरल टिक्का खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पहले। तो ठीक है, हमारे पास 6 कितने हैं? 6 कमांडर इन चीफ हैं और 10 हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी बाजवा साहब हैं ये कितने हैं? हमारे पास 16वें पाकिस्तान के प्राइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। अब हमारे पास क्या हुआ? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हमारे पास 25 जुलाई को इलेक्शन हुए। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2018। पुरानी याद करो ना करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी। 25 जुलाई 2018 को मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं और उसके लिए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो आता है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर उनका नाम है
वो जज होते हैं पुराने, उनका नाम है नासिरुल मुल्क। उनका क्या नाम है? नासिरुल मुल्क। नासिरुल मुल्क साहब को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है कि आपने इस मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, और वो इलेक्शन कब होते हैं? जनरल इलेक्शन 25 जुलाई 2018 को होते हैं। 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत के आ जाती है, और इमरान खान जोन से हैं वो 18 अगस्त 2018 को 22वें पीएम का ओथ लेते हैं। पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं 18 अगस्त 2018 को। कौन? इमरान खान। इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 22वें प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और पाकिस्तान के जो ये 22वें प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और उसके बाद क्या होता है? और उसके बाद अभी क्या कहते हैं, इसको कर ही ले। फिर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है। उनके खिलाफ क्या आई है? तहरीक अदम एतमाद आई है खान साहब के खिलाफ। और उसी तहरीक अदम एतमाद में क्या हुआ है? उनको हटाया गया। और अब पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम कौन है? 23वें वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ, SS शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क के 23वें वजीर आजम हैं। और उन्होंने 23वें वजीर आजम का हल्फ कब उठाया है? 11 अप्रैल को। ठीक है, 11 अप्रैल 2022 को वो पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम बने हैं शहबाज शरीफ साहब। और उसके बाद जो सा है, बाकी ये वैसे ये करंट अफेयर्स के अंदर डिटेल में भी करवा दूंगा, क्योंकि अभी आप लोग भी थक गए हो और टाइम भी आप लोगों के पास कम है, तो इसमें इतनी चीजें हैं भी नहीं कि ये जो 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक जो वाकयात हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, शहबाज कब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर 10 अप्रैल को वोटिंग हुई, 11 अप्रैल को हल्फ उठाया, तो ये सारी चीजें जो हैं फिर हम करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ तक जो है यहाँ तक ही रखो कि अब पाकिस्तान के वजीर आजम कौन है? 23वां वजीर आजम है पाकिस्तान का। 16वां पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। पाकिस्तान का जो सदर है वो क्या है? 13वां पाकिस्तान का सदर है, जिसका क्या नाम है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी कौन है? पाकिस्तान का 13th प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और चीफ जस्टिस जो है वो हम देख चुके हैं, उमर अता बंदयाल 28वां चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, वो हमने लास्ट मंथ में देखा था। 28वां चीफ कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? उमर अता बंदयाल। और ये जो आपके पास असेंबली है, ये जो पाकिस्तान की अभी असेंबली है, ये करंट, ये कितनवीं असेंबली है? ये 2018 में जो ये असेंबली आई थी, 15th नेशनल असेंबली बनी है ये, 15वीं 15th नेशनल असेंबली बनी थी आपकी 2018 के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि अभी तक 15 जो हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो हैं वो बन चुकी हैं। तो ये हमारी इसके हवाले से टोटल चीजें थी, और जिसके जो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, कुछ अगर बीच में स्किप भी हुए हैं तो वो हमने डिफरेंट जगह पे किए हुए हैं। जैसे पीका ऑर्डिनेंस 2016 में आया था, ठीक है, पीका लॉ आया था, तो पीका लॉ हम कर चुके हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट वो हम अलहदा भी कर चुके हैं। तो अगर किसी ने लिखना होगा तो छोटे छोटे इवेंट्स वो आप बीच में लिख सकते हो कि पीका लॉ कब आया था जी? 2016 के अंदर आया था। इसी तरह जो सा है 2019 के अंदर क्या कहते हैं आपका 21 नवंबर मेरे ख्याल में 2019 के अंदर जो है वो करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह हुआ था खान साहब के दौर के अंदर। और फिर खान साहब असेंबलीज में खिताब करने गए, क्या कहते हैं 25 सितंबर को वहां, और कहाँ कहाँ उन्होंने दौरे किए। तो ये सारी चीजें जो हम करंट अफेयर्स के अंदर कर चुके हैं, तो उनको हमें दोबारा डिटेल के अंदर करने की जरूरत नहीं है। वो आप पुराने जो अपने लेक्चर्स हैं उनको साथ साथ रिपीट करोगे तो आपकी वो सारी चीजें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक जो सा आपका क्या है? पाकिस्तान अफेयर्स है। पाकिस्तान अफेयर्स हम जो सा है कहाँ से स्टार्ट हुए थे? 1947 से, और अभी तक जो इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं, और इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो मैंने आप लोगों को क्या किए हैं? करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ आपको लगता है कुछ और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, तो आपके पास टाइमलाइन सारी बन चुकी है, आपके पास नोट्स आप लोगों के हैं, तो आप इनमें क्या कर सकते हो? आप इनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे करतारपुर कॉरिडोर का मैंने आपको बताया है। नवाज शरीफ साहब जो से हैं, जैसे मोदी साहब पाकिस्तान आए थे एक दफा, ठीक है, तो वो जो सा है 2000 आई थिंक 16 के अराउंड आए थे। तो इस तरह के कुछ जो इवेंट्स हैं जो आपको लगता है आप डिफरेंट जगह से सुनोगे, तो आप उनको बीच में क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो साथ साथ। मैंने बताया था कि एवलांच जो सा है वो आपका ये होता है कि जब आप पीक पहाड़ के ऊपर होते हो, तो जब वहां बर्फ का तूफान आता है, बर्फानी तूफान, बहुत शदीद बर्फानी तूफान को एवलांच कहते हैं। बर्फानी तूफान को क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? पीक के ऊपर, माउंटेन्स, ऊंचाई के ऊपर बर्फानी तूफान को ये कहा जाता है। ये सारे लेक्चर्स जो हैं जो मैंने आपको कहा है करंट अफेयर्स के, ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। ज़िया, ये जो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं ये सारे ये कहाँ अवेलेबल है? ये यूट्यूब आप चैनल के ऊपर जाओगे, जो मैंने आपको लिंक्स भी भेजे हुए हैं, तो वहाँ ये सारे लेक्चर्स
हर मंथ के अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको बीच में चीजें कवर कर सकते हो। करंट चेयरमैन ऑफ नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पाकिस्तान के नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के करंट चेयरमैन हैं। इनको आई थिंक 2018 या 2017 के अंदर लगाया गया था, और 2000 क्या कहते हैं 17 या 18 के अंदर इनको लगाया गया था, और अभी तक जो सा ये चल रहे हैं। और इन्होंने ये एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी इन्होंने तैयार की। नहीं, ये वो नहीं है, अलामा इकबाल का पोता नहीं है, वो और है। और इसका भी जो नैब चेयरमैन होता है, इसका 4 साल का टेन्योर होता है। 4 साल का क्या होता है, इसका टेन्योर होता है नैब चेयरमैन का। ठीक है, नैब चेयरमैन का कितना टेन्योर होता है, 2017 के एंड में ये लगा था, तो 2021 में इसका टेन्योर खत्म हो गया था, और फिर एक ऑर्डिनेंस ला के अभी तक ये चलता जा रहा है बंदा। तो ये 4 साल इसका टेन्योर होता है नैब के चेयरमैन का। और अभी कौन है, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। ठीक है जी, हमारा पाकिस्तान अफेयर्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और बाकी अगर कोई चीजें जो बीच में स्किप होंगी, तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि कोशिश तो मैंने की है। अगर आप इसी को ही कर लो तो बहुत ज्यादा मोर देन इनफ होगा। अगर आपको और भी आप चाहते हो कि ये डाटा कम है, तो आप इसमें अपना खुद का डाटा या अपनी खुद की चीजें जो सी हैं, जिस जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप अपने नोट्स के अंदर क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो।